सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। सो आज से हम लोग अपने क्लास 11th एंड 12th की सीरीज चालू कर रहे हैं फॉर द एकेडमिक ईयर 2025 एंड 26। सो आज की अपनी शुरुआत हम लोग करेंगे क्लास 11th के साइकोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 विच इज़ अ साइकोलॉजी या साइंस। सो ये पूरे के पूरे नोट्स हमारे अपडेट है जो एज पर द न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, एंड ये आप लोगों को एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले तो देख लेते साइकोलॉजी क्या है, बिकॉज आप लोग अभी 10 से डायरेक्टली 11th में आए हो और ह्यूमैनिटीज़ में साइकोलॉजी सब्जेक्ट है वो उसका मीनिंग क्या होता है। अभी साइकोलॉजी क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो हम लोग सबसे पहले जानते हैं, एंड उसके बाद इसकी क्या फील्ड्स है वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। सो आप लोग देखते रहिए। सो देखो साइकोलॉजी क्या है, एक ऐसा सब्जेक्ट है और एक साइंस है जो 135 ईयर्स अगो पहले एस्टेब्लिश हुई थी। यानी कि अगर कोई पूछ साइकोलॉजी कितनी पुरानी, तो इट इज़ अबाउट 135 ईयर्स अगो। इट इज़ अ सॉल्यूशन बेस्ड सब्जेक्ट एंड प्लेइंग सिग्निफिकेंट रोल इन द ह्यूमन बिहेवियर। बेसिकली साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है जिसको हम लोग गुजराती में और हिंदी में कहते हैं मनोविज्ञान, यानी कि जो अपने दिमाग का खेल है उसके ऊपर ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। यानी कि अपना ह्यूमन का बिहेवियर कैसे हो सकता है, कौन सी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, उसका ऊपर ये पूरा का पूरा डिस्कशन रहता है इस सब्जेक्ट में। इट इज़ हेल्पिंग एलिमेंट और द ह्यूमन रेस टू मूव अहेड इन द डायरेक्शन ऑफ पर्सनल एंड ग्लोबल पीस। अभी ये सब्जेक्ट हमें किस तरह से हेल्प करता है कि जो इतनी हमारे लोगों की ह्यूमन रेस है, तो उसमें हम कैसे खुद को कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे कैसे खुद को अपना बेटर वर्जन बना सकते हैं, उसके लिए ये हमें साइकोलॉजी सब्जेक्ट हेल्प करते हैं ताकि जो ग्लोबल पीस है वो बना रहे। अभी देखो साइकोलॉजी जो वर्ड है उसका सबसे पहले हम लोग मीनिंग देखें। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स विच इज साइकी एंड लोगोस। अभी जो ये 1 मार्क में पूछ सकते हैं कि भाई साइकोलॉजी जो वर्ड है वो कौन से लैंग्वेज में से आया है और क्या मीनिंग होता है। सी टू ग्रीक वर्ड्स विच इज साइकी एंड लोगोस। साइकी यानी कि क्या, सोल, सोल यानी अपनी आत्मा, एंड लोगोस मीन साइंस। यानी अगर हम इसका मीनिंग देखें तो ये होता है कि जो अपना अपनी आत्मा है उसका विज्ञान। साइकोलॉजी मीन्स अ स्टडी ऑफ इंटरनल, फिजिकल एंड मेंटल ह्यूमन बिहेवियर। इंटरनल यानी कि क्या, कि जो अपना अंदर से अपनी बॉडी के अंदर जो बिहेवियर होते हैं उसके भी, बिकॉज कुछ हॉर्मोन्स वो सब कुछ होते हैं वो। फिजिकल जो हमें बाहर से दिखते हैं वो, और मेंटल जो दिमाग के अंदर पूरे टाइम चलते रहते हैं वो सबकी जो स्टडी करता है, इसका काम होता है साइकोलॉजी का। इट मीन्स अ साइंस ऑफ बिहेवियर एंड कॉन्शियसनेस। ठीक है, ये हो गया इसका मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन। अभी हम लोग जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में विच इज डेफिनेशंस। यस, बिकॉज साइकोलॉजी में क्या आपको वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन समझने की जरूरत पड़ेगी, बट ऐसी कई सारी डेफिनेशन है जो आप बहुत ही ईजी है। सी सो बेसिकली अपने टेक्स्ट बुक में 4 डेफिनेशन है। साइकोलॉजी से साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। सिटी मॉर्गन की डेफिनेशन सबसे ईजी रहती है। सो वो क्या करेगी, साइकोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो अपने ह्यूमंस एंड एनिमल्स के बिहेवियर के ऊपर स्टडी करेगी। बेसिकली साइकोलॉजी में एनिमल्स की भी बातें होंगी, बिकॉज क्या, कई एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जो कि एनिमल्स के ऊपर ही होते हैं। अभी आप 2 दिन बाद देखोगे मेरा न्यू वीडियो जो क्लास 12th का साइकोलॉजी का है फॉर चैप्टर नंबर 2 विच इज लर्निंग स्किल्स। उसमें क्या होता है कि पहले सबसे पहले तो हम लोग अपने एनिमल्स होते हैं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट, जैसे कि उसमें कैट के ऊपर है, डॉग के ऊपर है, फिर चिंपैंजी के ऊपर, लाइक दैट। सो ये क्या है, एक ऐसी स्टडी है जो साइंस जो हमें ह्यूमन और एनिमल के बिहेवियर को समझने में हेल्प करती है। फिर है हिलगर्ड, एटिक्सन एंड एटकिंसन की, ये नाम सिमिलर 2 बार आता ही है। सो देखो इसके क्या साइंस है। साइकोलॉजी इज अ साइंस स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। अभी ये क्या करते हैं कि भाई ह्यूमन एंड एनिमल का बिहेवियर समझने में मदद करते हैं। ये क्या करे कि जो अपने साइकोलॉजी हमें मदद करती है अपने ह्यूमन बिहेवियर को समझने में, और अपने दिमाग में जो प्रोसेस यानी कि मेंटल प्रोसेसेस जो चलती है उसको समझने में मदद करती है। ये है हिलगर्ड की डेफिनेशन। ये दोनों डेफिनेशन इसी, आप इसमें से कोई भी एक भी गो थ्रू करोगे मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, बेसिकली जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन है वो ऑलवेज 1 मार्क में पूछी जाती है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एमसीक्यू होंगे, डेफिनेशन लिख दी, अब 4 नाम दे दिए कि भाई इसमें से किसकी डेफिनेशन है, वो टिक कर दो, आपके मार्क्स मिल जाएंगे। अब थर्ड डेफिनेशन, साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ ह्यूमन एंड अदर देन ह्यूमन बिहेवियर इन कॉन्टेक्स्ट विद द एनवायरमेंट। अब देखो साइकोलॉजी क्या है, तो साइंटिफिक स्टडी अपने ह्यूमन की करती है, जो अपना ह्यूमन बिहेवियर है जो एनवायरमेंट में किस तरह से कॉन्टेक्स्ट करता है उसके बारे में स्टडी करती है, जो डेफिनेशन दी है एच गैरेट ने। अभी ये तीनों डेफिनेशन इसकी मिला के टेक्स्ट बुक वाले ने अपनी बनाई है एक नई डेफिनेशन। साइकोलॉजी कैसी साइंस है, साइकोलॉजी इज अ साइंस विच स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस, आवर एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। यानी कि क्या, साइकोलॉजी ऐसी साइंस है जो अपने मेंटल प्रोसेस को समझने में मदद करती है, अपने जो अनुभव यानी एक्सपीरियंसेस है वो, अपना इंसान का कैसे बिहेवियर रहता है वो, डिफरेंट सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट यानी कि डिफरेंट सिचुएशन में क्या अपना बिहेवियर रहता है वो हमें समझने में हेल्प करता है। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सी एस्पेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजी, ये क्वेश्चन मोस्टली 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछते ही फॉर द क्लास 11th, बिकॉज अभी आप लोगों की जो एग्जाम्स आएगी उसमें ये क्वेश्चन गारंटी से होगा ही। अभी एस्पेक्ट्स ऑफ साइकोलॉजी क्या है, इसके 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक है मेंटल प्रोसेस,
सेकंड एक्सपीरियंस, फिर थर्ड है बिहेवियर और फोर्थ है साइंस। अभी देखो क्या है बेसिकली एस्पेक्ट्स, यानी कि साइकोलॉजी क्या क्या काम करते हैं देखो। तो मेंटल प्रोसेस, इट इज़ रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, यानी कि इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपका नहीं होगा और जो आपका एक्सपीरियंस है वो मेरा, बिकॉज सबके अलग अलग इसमें एक्सपीरियंस रहते हैं और कुछ सिमिलैरिटी हम लोग कह सकते हैं, लेकिन जो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है वो पूरा का पूरा अलग ही रहेगा। इट इज़ अ थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्ट्स ऑफ ह्यूमन थ्रू द ब्रेन। अभी मेंटल प्रोसेस क्या करती है कि जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करने के लिए अपना ब्रेन की हेल्प लेती है और उससे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरमेंट। जो ह्यूमन अपने इंसान है और एनवायरनमेंट पे जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, एनवायरनमेंट यानी कि अपने आसपास है, फिर जो दूसरा हम लोग एनवायरनमेंट का मीनिंग चाहते हैं वो, उसको जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसके इंटरेक्शन में ये हेल्प करती है, ठीक है। अभी साइकोलॉजी का सेकेंड एस्पेक्ट है, इट इज़ एन एक्सपीरियंस, यस। बिकॉज साइकोलॉजी में क्या है, बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, उसके बाद ही हम लोग कुछ नया जान सकते हैं। सी इट इज़ एन अनएक्सप्रेसिव एलिमेंट विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। यानी कि ये जो एक्सपीरियंस है वो हर एक चीज़ का अलग होगा। जैसे कि आपकी स्टडी करने के मेथड का अलग, हम लोग अपने एग्जाम्पल लेते हैं, स्टडी करने के मेथड का तरीका अलग होगा, अपनी लैंग्वेजेस बोलने का तरीका होगा, अपनी लर्निंग करने की एबिलिटी का कुछ अलग तरीका होगा। सो ये क्या, और पर्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट का। अभी जो जिस तरह से आप साइकोलॉजी में पढ़ सकते हो, क्या उसी तरीके से आप मैथ्स पढ़ सकते हो? नहीं, बिकॉज मैथ्स पढ़ने के कुछ जो रूल्स एंड सब्जेक्ट है वो अलग रहते हैं, साइकोलॉजी वो भी अलग है। सो ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफरेंट रहेगा। इट इज़ अ completely an individual process that based on level of awareness and consciousness, yes। और जितने हम लोगों के पास एक्सपीरियंस होते हैं, सो उससे क्या होता है कि जो हम लोगों के इंडिविजुअल की प्रोसेस होती है और जितनी हमारे पास अवेयरनेस होती है और कॉन्शियसनेस, यानी कि जितना हमारे पास नॉलेज होता है उसके एक्सपीरियंस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी आप लोग सोचोगे ये क्या मीनिंग हुआ। अभी मान लो मैंने कोई चीज़ सीखी है, अगर वो चीज़ मेरे को आती है तो उसको मैं डेली लाइफ से कनेक्ट कर सकता हूँ, लाइक दैट। अभी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो अपने 12th स्टैंडर्ड का साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, उस पर एक कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। सो बेसिकली उस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या सीखने को मिलता है कि आप जितनी बार गलतियाँ करोगे उस गलतियाँ में से आपके जो एफर्ट्स है वो एकदम जल्दी आने लगेंगे। जैसे कि फर्स्ट टाइम जो कैट ने अभी स्टार्ट किया था जो बजर दबाने का, वो एक सिस्टम है, आप लोग वो लेक्चर भी देख सकते हो। तब उसको बहुत टाइम लगा, अराउंड 160 और 180 सेकेंड्स लगे थे। लेकिन जब उसका 24 ट्रायल हुआ तो उसको 10 सेकेंड्स ही लगे। तो ये क्या, उसका अवेयरनेस पता चल गया कि भाई अब ये बटन दबाऊंगी तो मेरे को खाना मिल जाएगा, लाइक दैट, ठीक है। अब ये साइकोलॉजी इज अ बिहेवियर फॉर द थर्ड एस्पेक्ट। इट इज़ एन एक्टिविटी, रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स। बिहेवियर यानी कि क्या, अपना किस तरह से लोगों के साथ हम लोग बातचीत करते हैं, डिफरेंट सिचुएशन है उसमें हम कैसे रिएक्ट करते हैं, वो सब कुछ, लाइक दैट। अभी कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि एकदम कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो एकदम हंसते ही रहते हैं पागलों की तरह। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि भाई कितने भी शांत एकदम सिचुएशन हो लेकिन फिर भी हमेशा सीरियस रहते हैं। कई लोग बहुत टेंशन में रहते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं, लाइक दैट। So it is an activity which have reaction and responses. It is a chain reaction between stimulus and response. अभी स्टिमुलस यानी कि क्या, अपने बॉडी के जो स्टिमुलस होते हैं उसका अपने साथ रिस्पॉन्स रहता है वो। बिहेवियर कैन बी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन नेचर। अभी बिहेवियर अपने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे देखो। अभी मान लो फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म का एक हम एग्जांपल देखते हैं। सो लॉन्ग टर्म में मान लो कि किसी फेवरेट अपने पर्सन हो, उनके डेथ हो जाए, ठीक है। सो अपना बिहेवियर कैसे अलग चेंज हो जाता है, हम लोग लाइक डिप्रेशन टाइप में चले जाते हैं। सो अपना बिहेवियर ये वो क्या लॉन्ग टर्म की उनके साथ ही ऐसा क्यों, लाइक दैट। या फिर शॉर्ट टर्म, अभी फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म, जो अभी थोड़े टाइम पहले प्रॉब्लम्स हुई थी, हम लोग जानते हैं कि एयर इंडिया की जो फ्लाइट हुई थी, जो उसमें जिन लोगों की फैमिली मेम्बर्स की जान चली गई, सो उन लोगों को नॉर्मल होने में अभी टाइम लगेगा, बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग टर्म, जो उनके दिल पे ऊपर गुजरी है। सो उसको एकदम रिकवर होने में टाइम लगेगा। सो इट फॉर दैट बिहेवियर इट कैन बी लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म यानी कि कई बार ऐसा होता है ना कि भाई एकदम छोटे टाइम के लिए खुशी होती है, लाइक दैट, और कई बार छोटे टाइम के लिए दुख होता है वो। अभी मान लो एग्जाम में बहुत कम मार्क्स आ गए, तो क्या हुआ, अभी फाइनल एग्जाम नहीं है लेकिन शॉर्ट टर्म, अभी मान लो कि ऐसे वन में बहुत कम मार्क्स आ गए कि यार इस सब्जेक्ट में इतने सोचे थे लेकिन इतने आए नहीं, तो दुख होता है। लेकिन वो क्या, कुछ दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन या महीने का, बाद में तो नॉर्मल हो जाएगा। सो इट इज़ एन शॉर्ट टर्म, इंटरनल एक्सटर्नल इन नेचर, वो आप लोग जानते हो। इट इज़ अ थॉट प्रोसेस और अ लॉजिकल थिंकिंग दैट ऑब्जर्व इन वर्बल एंड नॉन वर्बल रिएक्शन। अब देखो वर्बल एंड नॉन वर्बल रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है। वर्बल यानी कि क्या, ऐसी चीज़ें जो हम लोग कहकर या फिर लिख कर कहते हैं कि भाई उसमें हम लोगों का अपना जो बिहेवियर होता है वो दिख जाता है। और नॉन वर्बल यानी कि किसी का एकदम चिड़चिड़ा हो जाना, वो सब कुछ क्या, नॉन वर्बल रिएक्शन अपने हो जाते हैं।
अभी देखो ये हो गया हमारा थर्ड बी टॉपिक खत्म। अभी फोर्थ टॉपिक, साइकोलॉजी इज अ साइंस, इसका फोर्थ एस्पेक्ट, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ नॉलेज डेफिनेटली, बिकॉज इसका हम लोग बहुत डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अभी आप कोई भी सेक्टर ले लो, उसमें साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, जो हम लोग अपने इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो देखो, एक तो इंडस्ट्री में ज़रूरत पड़ती है, स्कूल्स में पड़ती है, फैमिली साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, लाइक दैट। इट इज़ अ यूज ऑफ स्पेसिफिक मेथड इज रिक्वायर्ड, यस। अभी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट भी होते हैं जिसके लिए कुछ स्पेसिफिक मेथड्स की ज़रूरत पड़ती है, लाइक काउंसलिंग। अभी काउंसलिंग को एक बंदा नहीं कर सकता है, उसके लिए काउंसलर भी होना चाहिए और काउंसलर भी होना चाहिए, यानी कि जिसका प्रॉब्लम हो वो भी होना चाहिए और जो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा वो भी होना चाहिए, लाइक दैट। देखो अभी उसका क्या है, इसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, एक तो लैब के एक्सपेरिमेंट्स, उसमें लैब में एक्सपेरिमेंट होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स उसके, changes and repetition are involved to gain knowledge of a psychological environment, yes। अभी इसमें रिपीटेशन चांसेस होने की ज़्यादा रहते हैं इन द साइकोलॉजी साइंस, ठीक है। अभी यहाँ पे अपने एस्पेक्ट्स खत्म होते हैं। अभी है नेचर ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का नेचर क्या है वो देखो, साइकोलॉजी नेचर यानी कि क्या, कि साइकोलॉजी किस तरह से यूज होती है। सी, इसके चार नेचर है। साइकोलॉजी अ साइंस, साइकोलॉजी इज अ नेचुरल साइंस, यानी कि साइंस और नेचुरल साइंस यानी अपना ईवीएस। फिर साइकोलॉजी इज अ सोशल साइंस एंड साइकोलॉजी इज अ बिहेवियर साइंस। अभी देखो चारों को हम लोग एकदम सिंपल वर्ड से समझते हैं। सी, साइकोलॉजी इज अ साइंस। अभी साइंस क्यों है, बेसिकली ये अपने ह्यूमन बिहेवियर को समझने में मदद करती है। और साइंस यानी कि हम किसको कह सकते हैं, जिसमें कुछ स्पेसिफिक साइंटिफिक मेथड्स यूज होती है, उसको कहते हैं साइंस, बिकॉज इस पर भी बहुत सारे साइंटिफिक मेथड्स वो सब कुछ होती है। सो इसको हम कहते हैं साइकोलॉजी इज साइंस टू अंडरस्टैंड वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू अवर सोसाइटी एंड कल्चर। बिकॉज अभी इसमें क्या होता है कि अपनी सोसाइटी और कल्चर में बहुत सारे जो प्रॉब्लम होते हैं वो समझने में भी ये साइकोलॉजी जैसे साइंस हमें हेल्प करती है। अभी इसका बेस्ट एग्जांपल देखें, सो हम लोग कुछ चीज़ों को कहते हैं कि स्टीरियोटाइप्स, लेकिन उस टाइम पे जो पहले के टाइम पे था, लेकिन उसका कुछ मीनिंग होता है। अभी फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा कि भाई कई पानी के जो कुएं होते हैं उसमें लोग 5 सिक्के यानी कि कॉपर के कॉइन है वो सब कुछ डालते हैं जिससे उनकी विश पूरी होती है। लेकिन विश पूरी हो ऐसा इसीलिए नहीं होता, लेकिन उसका भी एक क्या साइंटिफिक रीज़न था पहले के टाइम में। बिकॉज कॉपर वो सब में क्या होते हैं कॉइन्स में, एक तो बहुत अच्छी प्योरिटीज़ होती है। सो वो क्या कि पानी के जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं उसको रिड्यूस कर दे और पानी पीने के लिए लायक हो जाए। सो इस ये क्या हम लोग ने रिवाज डाल दिया कि भाई ये नदी दिख गई इधर सिक्का डालने का, ये कुआं दिख गया इसमें इसका सिक्का डालने का, लाइक दैट। अभी देखो, विल्हेम वुडन ये साइकोलॉजिस्ट का नाम है, एस्टेब्लिश फर्स्ट साइकोलॉजी लैब इन जर्मनी। ये 1 मार्क में पूछ ही लेते हैं, हर बार का कंफर्म ही रहता है। सो फर्स्ट साइकोलॉजी की लैब कहाँ पे बनी थी, जर्मनी में। और इन्होंने ये जो है साइकोलॉजी को साइंस का स्टेटस दिलाया था, बिकॉज पहले के टाइम पे क्या इसको फिलोसॉफी ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ भी कंपेरिजन किया जाता है। अभी आप लोगों ने जैसे अपनी साइकोलॉजी की जो टेक्स्ट बुक है उसका जो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ पढ़ा होगा तो आपको बेसिकली आइडिया आ ही गया होगा। और मैं यहाँ से पूरी ट्राई करूँगा कि आप लोगों को टेक्स्ट बुक को बहुत ही सिंपल वे में और एग्जाम के ओरिएंटेड व्यूज़ में आपको ये नोट्स को पढ़ने में ईजी रहेंगे। बिकॉज अगर मेरा मानो ये नोट्स आप लोग पढ़ लोगे, टेक्स्ट बुक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेक्स्ट बुक की किस लिए, एक तो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, एंड जो क्वेश्चन आंसर है उसमें आप ये जो नोट्स है वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ही है। सो ये इसे गो थ्रू कर दो, एंड डेफिनेशन के लिए आप लोग टेक्स्ट बुक को यूज़ कर सकते हो। वरना मेरी जो प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स है उसके अकॉर्डिंग आप लोग लिख लो, आपके बहुत अच्छे नोट्स लिखेंगे, बिकॉज हमारे मैम भी हमको ऐसे ही पढ़ाते थे और ये बहुत ही यूज़फुल रहते हैं और सिंपल रहते हैं। ठीक है, अभी अपना साइकोलॉजी साइंस खत्म हो गया। अभी बात करें साइकोलॉजी नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस यानी कि क्या, अपना ईवीएस। बेसिकली इट टू हेल्प अस टू स्टडी ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर, यानी कि ये क्या अपने इंसान का, ममा बेसिकली ये क्या अपने जो ह्यूमन एंड एनिमल का बिहेवियर जो है उसको समझने में मदद करती है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ नेचुरल बिहेवियर ऑफ द लिविंग सिस्टम, यानी कि जितने लोग जिंदा है उसके बारे में नेचुरल बिहेवियर उनका क्या है वो समझने में हमें हेल्प करती है। एंड इट इज़ अ जस्ट अ नेचुरल फिनोमिना। बेसिकली ये नेचर अपने नेचर में भी पाया जाता है, हर एक चीज़ आप ले लो उसमें ये पाया ही जाता है, लाइक दैट। ठीक है, अभी हम लोग बात करें साइकोलॉजी से सोशल साइंस। सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान जो, यस सॉरी फॉर द ग्लिच, यस साइकोलॉजी जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। अभी जो लोगों ने साइंस और कॉमर्स ले लिया उनको तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जिन लोगों ने हमारी तरह आर्ट्स लिया है अब उनका सोशल साइंस जो है हिस्ट्री जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, अब वो क्या है हुआ अलग अलग बुक्स में डिवाइड हो गया है। और जो लोग सीबीएसई में थे उनको तो पहले से अलग था, लेकिन जब मेरी तरह गुजरात बोर्ड से थे सो अब क्या साइकोलॉजी एक सोशल साइंस भी है। अभी सोशल साइंस किस तरीके से वो समझो। सो अभी आपका आर्ट्स है, आर्ट्स में ऐसे आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, मैथ्स भी आएगा लेकिन वो खाली 12th में एक ही चैप्टर आता है, इट इज इन द जियोग्राफी। ठीक है,
अभी देखो, बेसिकली टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर इन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। यस, अभी साइकोलॉजी किस तरह से हेल्प करती है, जैसे कि देखो, इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि लाइफ स्टाइल ऑफ मेट्रो सिटीज़ एंड लाइफ स्टाइल ऑफ ट्राइबल सिटीज़। एक सेकेंड, ओके यस। सो फॉर द ग्लिच अभी हम लोग थे साइकोलॉजी से सोशल साइंस। यस, सो बेसिकली इसमें क्या होता है, अपना ह्यूमन जो अपना बिहेवियर होता है वो हर एक से अलग रहता है, और इट अंडरस्टैंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटीज लॉज एंड हियर इज थियरीज दैट अफेक्ट्स ऑफ ऑन ह्यूमन बिहेवियर। अभी इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, लेकिन से देखो, सो ये हमें क्या कि जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हम लोग कहते हैं ना कि कल्चर है, फिर कुछ ट्रेडिशंस है, वार से वो सब कुछ क्यों होता था, उसके कुछ ना कुछ तो रीजंस होते ही होंगे। सो सोसाइटी के एस्पेक्ट्स क्या है वो, फिर कुछ लॉज थे कि भाई पहले के ज़माने में ऐसा था कि भाई लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, फिर दूध पीती, वो सब कुछ सिस्टम थे लाइक दैट। सो ये जो सारे के सारे थियरीज थी, उसका क्या अपने ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट रहता है, वो हमें समझने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी बहुत बेस्ट मूवी थोड़े टाइम पहले आई थी, सावित्री बाई फुले के ऊपर, विच इज़ मूवी नेम एज फुले। सो बेसिकली सावित्री बाई जो थे, सावित्री बाई फुले, वो सबसे पहले अपने फीमेल टीचर थे इंडिया में। लेकिन जब उनके हस्बैंड ने उनको सपोर्ट किया कि नहीं भाई तू पढ़ा, और उनके ऊपर, उन लोगों के ऊपर साड़ी की जो उनकी होती है उसके ऊपर कीचड़ के दाग उठाए गए, बिकॉज उस टाइम में जो लोगों की जो कास्ट वो सब कुछ था, कास्ट सिस्टम वो सब कुछ, उनका ऐसा मानना था कि भाई लड़कियां नहीं पढ़ सकती, एंड जो हायर कास्ट के होते हैं, आप लोग जानते हैं वो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सो वो लोग ही खाली पढ़ सकते हैं, ऐसा उस टाइम पे माना जाता था। सो ये एक सावित्री बाई फुले का एग्जाम्पल। लेकिन उस टाइम पे ऐसा था कि भाई अगर ये लोग भी इंटेलिजेंट हो जाएंगे तो फिर हमारी क्या वैल्यू रह जाएगी, लाइक दैट। से अपना ह्यूमन बिहेवियर को, फिर दूध पीती, सती प्रथा, ये सब कुछ आप लोगों ने 8th एंड 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाई है, सो आप लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जानते हो। बेसिकली टू एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर बेस्ड ऑन सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। बेसिकली उस टाइम पे तो एनवायरनमेंट था कि फिर लड़कियों को बहुत कम पढ़ाया जाता था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ये सब कुछ किया जाता था, ताकि गर्ल्स को भी उतना ही इंपॉर्टेंस मिल सके जितना बॉयज़ को मिलता था, लाइक दैट। अभी इसका हम लोग एज अ टेक्स्ट बुक और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल देखें तो देखो, साइकोलॉजी सोशल साइंस एग्जाम्पल इज लाइफ स्टाइल ऑफ मेट्रो सिटीज एंड लाइफ स्टाइल ऑफ ट्राइबल एरियाज। क्या आप लोगों को लगता है कि जो गांव की जिंदगी होती है और जो सिटीज की जिंदगी होती है दोनों सेम होगी? नहीं, बिकॉज बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं। बेसिकली गांव में जो होते हैं, लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं, फिर उनका जो डेली वर्क होता है वो सब कुछ। लेकिन एज कम्पेयर टू अपना सिटीज वाला देखे तो अपना अर्बन कल्चर में क्या होता है कि मोस्टली लोग सुबह थोड़े लेट उठते हैं, रात को ज़्यादा जगते हैं, लाइक दैट। सो ये सब कुछ अलग हुआ। यस, सो ये अपना होता है साइकोलॉजी इज अ सोशल साइंस। अभी हम लोग बात करते हैं साइकोलॉजी इज अ बिहेवियर साइंस। अभी बिहेवियर यानी कि क्या, बेसिकली अपना ह्यूमन एंड एनिमल का बिहेवियर समझता है, डेफिनेशन से जानते हैं हम लोग अभी। टू अंडरस्टैंड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिएक्शन ऑफ अ पर्सन इन डिफरेंट सिचुएशन। अभी कई ऐसी सिचुएशन होती है, सो उसमें बेसिकली अपने इंसान का किस तरीके से रिएक्शन रहता है, सो उसके ऊपर जो साइकोलॉजी है वो हमें समझने में मदद करती है, अपना बिहेवियर। अभी मान लो कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, प्रॉब्लम है, उसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यस, अभी मान लो कि एग्जाम में किसी बच्चे के अभी अपने 10th के आप लोगों के रिजल्ट आए हैं। सो मान लो कि अभी किसी के एग्जाम में आ गए हैं 89%। अभी आप लोगों ने वो जो न्यूज़ में देखा ही होगा कि हमारे A1 ग्रेड जो तो 2% हार्ट हो रह गए। सो बेसिकली मान लो कि अभी किसी के 89% आ गए, अभी उसको चाहिए था A1 ग्रेड, बेसिकली उसके लिए हमें चाहिए 91% और परसेंटेज। सो अभी हम लोगों का बिहेवियर क्या होना है, कई अगर बैक बेंचर्स होंगे तो वो क्या कहेंगे, अरे भाई इतने मार्क्स में तो 2-3 लोग पास हो जाए, बिकॉज 34% में भी बैक बेंचर्स खुश हो जाएंगे, और इसको मेरे सिर्फ 89% आ गए। सो बेसिकली मार्क्स तो बहुत ज़्यादा है, अच्छे मार्क्स ही है, लेकिन उसमें क्या इसका रिएक्शन अगर बैक बेंच का देखे तो एकदम उसके अगर इतने आ जाए तो वो तो पूरे गांव को दावत दे दे, और इसके 89 फिर भी ये डिप्रेशन में कि हाय मेरे तो सिर्फ 89, A2 ग्रेड आ गया, A1 नहीं आया, लाइक दैट। सो ये अपना हो गया बिहेवियर का एग्जाम्पल, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, बेसिकली एम्स ऑफ साइकोलॉजी। बेसिकली जो साइकोलॉजी है, ठीक है, उसके एम यानी कि लक्ष्य क्या क्या रहते हैं, सी बेसिकली इट हैज 4 एम्स विच इज डिस्क्रिप्शन, क्लैरिफिकेशन, कंट्रोल एंड प्रिडिक्शन। अभी डिस्क्रिप्शन यानी कि क्या, बेसिकली अपने ह्यूमन बिहेवियर जो अपना नेचर रहता है उसको डिस्क्राइब करता है। फिर फिजियोलॉजिकल यानी कि अपने इंटरनल और एक्सटर्नल। फिजियोलॉजिकल यानी कि जो बाहर से दिखे जाते हैं वो अपने रिएक्शन, इंटरनल यानी कि जो अपने अंदर चलते रहते हैं वो, और एक्सटर्नल जो बाहर दिखते हैं वो, और अपने कुछ मेंटल प्रोसेस यानी कि वो सब कुछ आ जाता है डिस्क्रिप्शन में। ये बेसिकली अपना बिहेवियर का पैटर्न कौन से सिचुएशन में क्या रहता है वो समझने में हेल्प करता है।
फिर है क्लैरिफिकेशन। अभी क्लैरिफिकेशन कि ये किस किस चीज़ों पर क्लैरिफाई करता है कि भाई ये इस तरीके से होगा या इस तरीके से नहीं। इसका देखो इसमें क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स रहते हैं। रूट कोज यानी कि जो प्रॉब्लम है उसका जड़ मूड का प्रॉब्लम क्या है। फिर रीजंस, अभी वो क्यों रीजन किस प्रॉब्लम से हो रहा है। जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की कि भाई उसके मार्क्स कम आए, तो वो क्या कि उसका रूट कॉज क्या कि अगर लोगों की ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन थी उससे, या फिर अगर पेरेंट्स का प्रेशर था, वो बेसिकली उसके रूट कॉज या फिर रीजंस। रूट कॉज यानी कि अगर पहले से मान लो कि वो बच्ची एकदम पढ़ाई में एकदम होशियार थी और बाद में एकदम से उसके मार्क्स कम होने, अभी वो 89% नहीं, अगर मान लो कि भाई बचपन में देखा होगा कि एकदम स्टार्टिंग में सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में हम लोग टॉपर्स, लेकिन फिर जैसे 8 9 10 वो सब कुछ आता है, तो कई लोगों के होते हैं कि भाई रूट कॉज यानी कि क्या कि पहले से टॉपर थे और फिर अचानक से मार्क्स एकदम सडनली नीचे आ जाते हैं। सो उसमें क्या हुआ, उसके रीजंस, फिर लोगों की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाना, कॉन्फिडेंस ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना, ये सब कुछ क्या होता है, या फिर कई बार ओवर थिंकिंग, ये सारे के सारे ये रूट कॉज हमें समझने में मदद करते हैं। फिर अफेक्टिंग फैक्टर, उसकी मेंटल हेल्थ के ऊपर उसके क्या फैक्टर अफेक्ट होते हैं। और आप लोगों ने कई बार देखा सुना भी होगा कि भाई नीट के, अगर मान लो कि नीट की जो एग्जाम होती है डॉक्टर बनने के लिए, वो अगर लोग क्लियर नहीं कर पाते, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग वो कर देते हैं आत्महत्या यानी कि सुसाइड, वो सब कुछ। फिर कई लोग एकदम बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, लाइक दैट। सो इसके क्या अफेक्टिंग फैक्टर्स होते हैं वो हमें जान सकते हैं क्लैरिफिकेशन में। फिर एक कंट्रोल, अभी कंट्रोल उदय वाला कंट्रोल नहीं, अपना साइकोलॉजी वाला कंट्रोल। बेसिकली ये कंट्रोल्स हमें किस में हेल्प करते हैं, यानी कि कौन से एफर्ट्स, अभी जो डिफिकल्टीज है, अपने टेंशन है, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो हमें कंट्रोल्स में हेल्प कर सकता है। फिर है माल एडजस्टमेंट, अभी जो प्रॉब्लम है अभी उसका हम कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि भाई अगर आपको ऑप्शन बी ए सूटेबल नहीं है तो आप ऑप्शन बी में जाओ, ऑप्शन सी में जाओ, लाइक दैट। अभी मान लो कि भाई किसी को मैथ्स इतना अच्छा पसंद नहीं था, सो मैथ्स के बाद आपके ऐसे ऑप्शन है कि भाई आप ह्यूमैनिटीज में जा सकते हो, और अगर आपकी थोड़ी मैथ्स अच्छी है तो आप कॉमर्स में जा सकते हो, लाइक दैट, टू ओवरकम फ्रॉम हार्मफुल एंड ट्रबल सिचुएशंस। और कई बार जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की कि सुसाइड एंड फिर केसेस होते हैं ओवर थिंकिंग एंड डिप्रेशन के। सो बेसिकली ऐसी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए अच्छा कि आप पहले से ये डिसाइड कर लो कि भाई अगर मेरा मैथ्स कमज़ोर है और मेरे को ये अगर फील्ड में इंटरेस्ट है, मैं जैसे कि मेरी बात करूँ, मुझे साइकोलॉजी पढ़ने पहले से इंटरेस्टेड थी और एसएस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। सो पहले से पता था कि भाई मुझे मैथ्स इतना खास पसंद है नहीं, तो पहले से मैंने सोच लिया कि भाई 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में मैं अपनी ह्यूमैनिटीज से स्टडी करूँगा, और अभी कॉलेज में भी मैं अपने आर्ट्स में ही स्टडी कर रहा हूँ, लाइक दैट। सो इससे क्या कि आने वाली जो प्रॉब्लम होती है, मान लो अगर साइंस लिया होता, कम मार्क्स आते, तो ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, ये सब कुछ होता, इससे अच्छा पहले से हम लोग बच सकते हैं, लाइक दैट। एंड ट्रबल सिचुएशन, ये हो गया अपना कंट्रोल वाला पार्ट। अभी आ जाते हैं हम लोग प्रिडिक्शन, यानी कि ऐसे कुछ लॉज, वो सब कुछ होते हैं इसमें, एस्टेब्लिश लॉज, बेसिकली टू अप्लाई एंड पावर ऑफ इमेजिनेशन। बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम लोग अपने पावर ऑफ इमेजिनेशन यूज़ करते हैं, ये साइकोलॉजिस्ट भी यूज़ करते हैं कि आप लोग चलो आइज क्लोज करो। अब भी मान लो एग्जाम, हम लोगों को क्या थियरी कर रहे थे हमारे मैम ने कि चलो सभी लोग अपनी हम लोग, मैं भी आपको कर रहा था, चलो सभी लोग अपनी आइज़ को क्लोज करो। अब भी एग्जाम का आपको बहुत टेंशन हो रहा है, लेकिन आप टेंशन मत लो, एकदम पहले ब्रीथ इन करो, रिलैक्स करो और सोचो कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया है, आप लोगों का बेस्ट रिजल्ट आएगा, और पेपर में जो क्वेश्चन थे वो आप लोगों ने जो स्टडी किए थे वो ही आएंगे। और अभी ओपन योर आइज, आप लोगों को एकदम से लगा कि नहीं चलो, एकदम से वो अंदर से जोश आ गया। सो बेसिकली अभी हम लोगों ने क्या किया, पावर ऑफ इमेजिनेशन का यूज़ किया। फिर फोरकास्ट, यानी कि चीज़ों को टालते रहना, अभी नहीं बाद में आ जाती है एग्जाम, लाइक दैट। फिर थियरीज टू प्रिडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर, बेसिकली प्रिडिक्शन में क्या होता है कि भाई ह्यूमन का बिहेवियर किस तरह से हम स्टडी कर सकते हैं, उसकी जो थियरीज है वो भी हम समझ सकते हैं। फिर कुछ चाइल्ड हियरिंग प्रैक्टिस, यानी कि बच्चों के ऊपर कुछ प्रैक्टिस होती है, जैसे कि उनके लर्निंग कैसे है, फिर वो कैसे सोच के इनोवेशन करते हैं वो, फिर अपने इमोशंस को वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आ जाती है प्रिडिक्शन में इन द चाइल्ड हियरिंग प्रैक्टिस। ठीक है, यहाँ पे अपने एम्स ऑफ साइकोलॉजी खत्म होते हैं। अभी लेट्स गो टू वन नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ओके अप्रोचेस का। अभी इसके दो पॉइंट्स रहेंगे। यस, बेसिकली ये जो हम लोगों ने अभी एम्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़े, सो बेसिकली ये क्या करते हैं कि अपनी ह्यूमन लाइफ कैसे हैप्पी और पीसफुल रह सकते हैं उसको स्टडी करने में हेल्प करते हैं, और क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ स्टडी करने में ये हमें इजीली हेल्प करते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं अप्रोचेस ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि जो साइकोलॉजी की अप्रोचेस कहाँ कहाँ है वो देखो। अभी सबसे पहले देखते हैं कि साइकोलॉजी की अप्रोचेस लाने की हमें नीड क्यों, यानी कि ज़रूरत क्यों पड़ रही है। बेसिकली इट हेल्प्स टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर, अपना जो ह्यूमन बिहेवियर कैसे रहता है वो समझने में हेल्प करता है। टू सॉल्व डिफिकल्ट साइकोलॉजिकल इश्यूज, ये इसकी दो नीड्स है कि साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे
जैसे कि ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब कुछ है। तो अभी इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, और इसके सिवा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। साइकोलॉजी में खाली ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन नहीं, इसके सिवा भी जैसे कि बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अभी आप लोगों का अभी पता है कि मूवी थिएटर में नई मूवी आई है सितारे ज़मीन पर। तो बेसिकली क्या है, इसमें जो बच्चे होते हैं, आप लोग अभी मूवी देखिए जिन लोगों को आइडिया होगा कि जो बच्चे मेंटली थोड़े प्रॉब्लम में होते हैं, जो स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, सो बेसिकली उनके क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं, वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में ये मूवी है लाइक दैट। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे कि देखो अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर डिसऑर्डर होते हैं, फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसको ओसीडी कहा जाता है, ये सारे इसके सारे जो है इसके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स रहती है। अभी इसके 6 अप्रोच है देखो। बेसिकली एक तो है बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल यानी कि अपनी जो बॉडी है उसके ऊपर है। फिर है बिहेवियर, यानी कि अपना बिहेवियर कैसे रहता है वो। फिर कॉग्निटिव, कॉग्निटिव क्या है वो मैं आपको समझा था, बेसिकली ये वर्ड आपके लिए न्यू है लेकिन हम लोग समझ लेंगे। फिर साइकोडायनेमिक, फिर है ह्यूमनिस्टिक्स एंड सोशियो कल्चरल। ठीक है, अभी चलो शुरुआत करते हैं अपने बायोलॉजिकल से। यस, बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल बेसिकली क्या करता है, बेस्ड ऑफ स्टडी मेथड्स। अभी ये किन्होंने स्टार्ट किया था, बेस्ड ऑफ स्टडी मेथड्स, जो ये सारे के सारे साइकोलॉजिस्ट के नाम है, विच इज वेबर, फैचर, हेल्महोल्ट्ज, ये सारे के सारे जो है आई एम सॉरी ये साइकोलॉजिस्ट नहीं लेकिन फिजियोलॉजिस्ट है। इट इंक्लूड्स क्रोमोसोम, जीन्स। यस, अभी साइकोलॉजी की जो स्टडी होती है उसमें अपने ये बेसिकली जो नीचे के सारे जैसे कि क्रोमोसोम, जीन्स, ग्लैंडुलर, हॉर्मोन्स, नर्व, इम्पल्स, फिजियोलॉजी, सेंसरी ऑर्गन्स, मस्क कल्चर एक्सेट्रा, बेसिकली ये सारे के सारे जो पार्ट्स होते हैं अपने बॉडी के, ये भी साइकोलॉजी में स्टडी करने में हेल्प करते हैं। अभी बेसिकली जो आपका साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 एंड 4 जो मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, उसमें ये बेसिकली ये सारे के सारे पार्ट्स हैं, जैसे क्रोमोसोम किस तरह से होते हैं, फिर वो साइकोलॉजी में किस तरह से हेल्प करते हैं लाइक दैट। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, वो सब कुछ आप जानते हो, वो बेसिकली उसका थोड़ा अलग वर्जन। जैसे कि अभी सेंसरी ऑर्गन्स है, तो उसके ऊपर पूरा का पूरा क्लास 12 का एक चैप्टर स्टार्टिंग का ही है कि सेंसेशन, अटेंशन एंड परसेप्शन, वो भी आप लोग देख सकते हो। उसमें सेंसरी ऑर्गन किस तरह से काम करते हैं वो सब कुछ हम लोग जानते हैं, बेसिकली टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर। अभी इसके शॉर्ट पॉइंट्स समझने से अच्छा हम लोग टेक्स्ट बुक का पैराग्राफ क्या है वो हम लोग रीड करते हैं, और वो हम लोग इसको समझने में मदद करेगा। Basically, in this kind of biological science different methods of study of research which are used are histology, electrical stimulation and biohormonal method. Basically जो biological studies हमें करनी हो, सो रिसर्च के लिए ये लोग क्या यूज़ करते हैं, एक तो हिस्टोलॉजी का यूज़ करते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ये का इक्विपमेंट होता है साइकोलॉजी का, ये यूज़ करते हैं, एंड बायो हार्मोनल मेथड, ये सारे के सारे मेथड्स है, ये आप गूगल में करोगे तो आपको इसका पूरा डिटेल में समझने में आएगा। सो बेसिकली ये तीनों चीज़ों का यूज़ होता है। इन द बिगिनिंग दिस वॉज द मोस्ट एक्सेप्टेबल अप्रोच because based on different parts of the body and the biological basis of behavior was understood clearly. जब साइकोलॉजी की स्टार्टिंग की हम लोग बात करें तो ये सबसे एक्सेप्टेबल अप्रोच था, बिकॉज क्या, इसका सिंपल कारण कि भाई अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी है वो समझने में मदद करता है, एंड जो अपने बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर यानी कि अपना बायोलॉजिकल बिहेवियर क्या होता है ये समझने में बहुत ही हेल्प करता है। हाउ हेरिडिटी, जीन्स एंड ब्रेन आर एसोसिएटेड विद द बिहेवियर वॉज ऑल्सो क्लैरिफाइड। बेसिकली इसी ने समझाया कि भाई अपनी हेरिडिटी जो आप लोगों ने 10th में पढ़ाई है साइंस में, तो आपको हेरिडिटी का मीनिंग तो पता ही है। फिर अपने जो बॉडी के जीन्स होते हैं और अपना दिमाग, ये बेसिकली क्यों अपने बिहेवियर के साथ कनेक्ट होता है, ये इसमें सिंपली क्लैरिफाई कर दिया था। एडवांस मूवमेंट्स, स्पीच एक्सेट्रा कुड ऑल्सो बी एक्सप्लेन। अभी बेसिकली इसकी मदद से क्या कि अपने एडवांस मूवमेंट्स, अपनी स्पीच, वो सब कुछ भी हम लोग इसमें एक्सप्लेन कर दें, बट दिस अप्रोच फेल्ड टू एक्सप्लेन इंटरनल एक्सपीरियंस एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ बिहेवियर। बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट था इससे बायोलॉजिकली तो बहुत अच्छे से समझा है, लेकिन अपनी बॉडी के अंदर जो चेंजेस वो सब कुछ होते हैं, इंटरनल एक्सपीरियंसेस, वो समझ आने में ये बेचारा फेल हो गया, और कई बिहेवियर ऐसे होते हैं जो ये समझा नहीं पाया था। थ्रू दिस अप्रोच द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बॉडी एंड ब्रेन इज नॉट पॉसिबल। बेसिकली अगर बॉडी एंड ब्रेन का हमें समझना है कि साइकोलॉजी में किस तरह से कोऑर्डिनेशन चलता है, सो उसके लिए हमें इंटरनल चीज़ें भी समझनी पड़ेगी, लेकिन इसमें यह फेल हो गया बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अभी देखो अभी ये क्यों फेल हुआ, बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल मैकेनिज्म्स। बेसिकली अपनी बॉडी जो है उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के रिएक्शन और सब कुछ होते रहते हैं। बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी है अपनी ह्यूमन बॉडी का समझना, सो उसके कारण जो अपने ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल मैकेनिज्म है
उसका कैसे कोऑर्डिनेशन और सारी की सारी चीज़ें क्या है, ये समझने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी एंड हुई भी है। In the same manner, human behavior is also based on group activities, socio-cultural environment, and there is no place for bodily processes. Basically क्या हुआ, जो अपने ह्यूमन बिहेवियर है, अभी अपना बिहेवियर किसके ऊपर डिपेंड होता है। एक तो ग्रुप एक्टिविटीज हम लोग कैसे करते हैं, सो ग्रुप में अपना कैसे बिहेवियर रहता है वो, फिर सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, यानी कि अब ही हम लोग जो रैंडम लोग होते हैं या फिर अपना जो सोसाइटी होती है उसमें हमारी कैसी जो रेपुटेशन है, रेपुटेशन यानी कि पैसे से नहीं लेकिन अपने बोलने के तरीके से, फिर हम लोग कैसे बातचीत करते हैं उसके ऊपर से हम लोगों का सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट से हम लोग जान सकते हैं। एंड देर इज़ अ नो प्लेस फॉर बॉडीली प्रोसेस, इसमें बॉडी का कुछ खास इतना प्रोसेस का नहीं रहता है। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द बायोलॉजिकल अप्रोच, बेसिकली यही जो है बायोलॉजिकल अप्रोच की लिमिटेशन है। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट थियरी पे विच इज बिहेवियर। साइकोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ बिहेवियर, विच इज़ आउटर बिहेवियर, यानी कि हम लोग कैसे अपना बिहेव करते कोई भी प्रॉब्लम है वो हम लोग इसमें जानते हैं। बेसिकली ये जो साइकोलॉजिस्ट थे जो कि वॉटसन, उन्होंने 20th सेंचुरी में दिया था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में। मेथड्स आर रिलेटेड टू कॉन्शियसनेस, अपनी कॉन्शियसनेस के रिलेटेड, फिर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, इंट्रोस्पेक्शंस यानी कि कुछ अपने रिसर्च करना या फिर किसी के चीज़ के ऊपर फोकस करना, इंट्रोस्पेक्ट करना, वो सब कुछ इसमें आ जाता था। इट रिकग्नाइज the fault that behavior was an account of the response that gave us stimulus. बेसिकली इन्होंने क्या रिकग्नाइज किया कि एक फैक्ट कि भाई जो अपना बिहेवियर जो है वो बेसिकली किसके ऊपर रिस्पॉन्स करता है, कि अपने स्टिमुलस के ऊपर ये रिस्पॉन्स करता है। ऑल्सो नोन एज स्टिमुलस रिस्पॉन्स अप्रोच। बेसिकली इन्होंने क्या कहा है कि भाई इसको एक तो बिहेवियर मेथड को हम लोग क्या कह सकते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स अप्रोच। ठीक है, यस, एंड इट स्टडीज ओवर्ट बिहेवियर ऑफ अ पर्सन दैट डायरेक्टली सीन थ्रू। अभी देखो आप लोगों का साइकोलॉजी 11th स्टैंडर्ड में आएगा ओवर्ट बिहेवियर एंड कोवर्ट बिहेवियर। ऐसे बिहेवियर जो लोगों के बाहर से भी देखे जाते हो और कुछ ऐसे बिहेवियर जो हम लोग अंदर से देख सकते हो। बेसिकली ओवर्ट बिहेवियर यानी कि ऑफ पर्सन यानी कि क्या, जो कि डायरेक्टली देखा जा सके, किसकी मदद से, उसकी स्पीच यानी कि बोलने के तरीके से, उसके फेशियल एक्सप्रेशन। अभी आप लोगों ने कई लोगों को देखा होगा कि वो एकदम बाहर अगर किसी को इंट्रोवर्ट हो कि भाई लोगों से बात करने में डर लगता हो, सो वो एकदम अपनी घड़ी की तरफ देखेंगे, अभी लोगों से आई कांटेक्ट करना थोड़ा रिड्यूस करेंगे, लाइक दैट। सो बेसिकली क्या, फेशियल एक्सप्रेशन या फिर कई चीज़ें उनको पसंद ना आए तो उनका वो मुंह एकदम बिगड़ जाता है, लाइक दैट। फिर अपने उनके गेस्टर्स, जेस्टर्स यानी कि क्या, कि अभी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं ऐसे कहूँ, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 12 साइकोलॉजी, द चैप्टर नंबर 1 विच इज सेंसेशन, अटेंशन, परसेप्शन। मज़ा आया? नहीं। अभी मैं कहूँ हेलो एवरीवन, सो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 विच इज सेंसेशन, अटेंशन एंड परसेप्शन। सो बेसिकली मैं क्या अपने क्या अभी हैंड्स यूज करता हूँ, अभी मैं ऐसे खड़े रह जाऊँ कि ये इन दिस चैप्टर दिस विल बी एक्सप्लेन, और ऐसा कहो कि इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस एंड दिस। तो कौन सा हुआ, बेसिकली इसमें मैंने गेस्टर्स यूज किए। सो बेसिकली उसके कारण क्या हुआ कि मैं एकदम एक तो कॉन्फिडेंट बंदा दिख रहा हूँ, लाइक दैट। फिर अपने बॉडी मूवमेंट्स इसके, अभी मेरे हाथ हिल रहे, फिर मैं एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहा हूँ, अगर हम लोग प्रेजेंटेशन खड़े खड़े दे रहे हो तो, लाइक दैट। ठीक है, बिहेवियरल मेथड खत्म होती है यहाँ पे, बहुत ईजी है। अभी हम लोग बात करते हैं कॉग्निटिव। कॉग्निटिव यानी कि क्या, बिहेवियरल। अभी हम लोगों ने बात की कि भाई आउटर बिहेवियर हमें यानी कि अपना बाहर कैसे बिहेवियर होता है वो, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती है कि जो अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर होती रहती है, विच इज़ आर कॉग्निटिव। अभी कॉग्निटिव क्या है वो हम लोग देखते हैं। सी, ऑपोजिट टू बिहेवियरल अप्रोच, मैकेनिज्म, नेचर ऑफ बिहेवियर। बेसिकली ये क्या कि अपने अपनी लर्निंग की प्रोसेस क्या है, फिर अपना किस तरह से कॉग्निशन होता है लोगों के साथ, एंड किस तरह से अपना ब्रेन का डेवलपमेंट वो सब कुछ हुआ है, वो बेसिकली इसके अंदर हम लोग समझ सकते हैं, लाइक दैट। इतना ही कॉग्निटिव। वो जो अपना था बिहेवियर, वो आउटर एनवायरनमेंट को समझ, आउटर बिहेवियर को समझता था, लेकिन कॉग्निटिव जो है वो अपने अंदर का बिहेवियर क्या है वो समझता है, जो कि अपोजिट है बिहेवियरल अप्रोच। ठीक है, अभी लर्निंग की स्टाइल, अभी मान लो कई लोगों को टेक्स्ट बुक एकदम पढ़ पढ़ के समझने में आता होगा, कई लोगों को जो लेक्चर्स के एनिमेशन होते हैं वो समझ के आ रहा होगा, कई लोगों को एकदम जिसकी पॉडकास्ट टाइप के अभी जो होते हैं वो समझ के आ रहा होगा, कई लोगों को जैसे कि अपनी मेरी बात करो, मुझे टीचिंग मेथड पसंद है, भाई मेरे को कोई चैप्टर या कुछ टॉपिक समझना हो तो मैं, कोई सामने हो या फिर ना हो, जैसे बच्चे छोटे थे तो पता है हम लोग टीचर टीचर खेलते थे, लाइक दैट, कि भाई कोई हो या फिर ना हो, मैं ही टीचर हूँ और मैं ही समझाऊंगा, उस तरीके से मेरे को समझने में आता है, लाइक दैट। फिर कॉग्निशन है अपना डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है वो। अभी हम लोग बात करते हैं साइकोडायनेमिक। साइकोडायनेमिक यानी कि क्या,
यूज्ड फॉर एबनॉर्मल इमोशंस। अभी कई लोगों को आप लोगों ने देखा होगा एबनॉर्मल इमोशन यानी कि एकदम कई बात ऐसे सीरियस हो कि भाई इसके यहाँ तो ये गुजर गए। अभी तो वो लोग क्या कि कई लोग ऐसे होते हैं, अभी उनके भी गलती नहीं, कुछ ऐसे एबनॉर्मल इमोशन होते हैं कई लोगों के। सो वो लोग क्या सीरियस बात में भी हंसते हैं, ले ये तो मर गए। लेकिन भाई जहाँ पे जो हंसते का होता है और जहाँ पे रोने का है उसका अलग होता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई एबनॉर्मल इमोशन होते हैं। जैसे कि आपके कोई फ्रेंड सर्कल में होगा कि भाई जिस बात को सीरियसली लेना चाहिए उसके ऊपर हंस देगी, और जिस बात पे हंसना चाहिए उसको सीरियसली ले लेगी। बेसिकली ये सब कुछ साइकोडायनेमिक प्रॉब्लम होता है। बेसिकली ये क्या है, बेस्ड ऑन अनकॉन्शियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन माइंड। अभी ह्यूमन माइंड में कुछ अनकॉन्शियस एस्पेक्ट रह जाते, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड डायनामिक वेरिएबल्स लाइक मोटिव्स एंड इमोशंस। अभी उन लोगों को जो अपने इमोशंस है वो कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए वो समझने में नहीं, कई बार प्रॉब्लम हो जाती है और कई लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम्स होती है। बेसिकली कंसिडर एंटायर पर्सनालिटी, हेरिडिटी एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। अभी कई लोगों को ऐसा होता है कि भाई हेरिडिटी में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं और कई लोगों की चाइल्डहुड एक्सपीरियंस भी इस तरह से रह जाते हैं। अभी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस क्यों, अभी देखो, अभी मान लो कि कोई बच्चा है, ठीक है, अभी उसके लिए उसको घर में पहले से एकदम स्ट्रिक्ट रहा है कि भाई आपको इस तरीके से रहना है, इस तरीके से ये करना है। तो बेसिकली अगर मान लो कि वो एकदम आज़ाद हो जाए बाद में, आज़ाद यानी कि अभी वो फ्रेंड सर्कल से मिल रहा है, फिर बाहर घूमने जा रहा है, तो उसके लिए वो सब कुछ चीज़ें क्या एकदम नई होगी। तो कई बार चीज़ें जो अपने लिए एकदम नॉर्मल होती है, वही चीज़ें कुछ उन लोगों के लिए एकदम एक्साइटेड होगी कि वाह ये चीज़ कितनी अच्छी है, और हम लोगों के लिए क्या कि नॉर्मल, बिकॉज हम लोगों को पहले से वो चीज़ें मिलती आ रही है। बेसिकली देखो, अभी हम लोग इसका एग्जांपल है कि मान लो कि किसी के बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स है, ठीक है, अभी उसको अलाउ नहीं कि भाई कोई स्कूल में से प्रोग्राम हो तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, कोई ट्रिप्स हो उसमें नहीं जाना है, कोई फ्रेंड्स सर्कल से बात नहीं करनी, लाइक दैट। अभी मान लो कि एकदम स्कूल में कुछ ऐसा हो कि भाई उसको अलाउ कर दे कि भाई जा तो ट्रिप पे जाके भाई यहाँ घूमने जा रहे, कोई बात नहीं इस बार तो जा, हम तेरे को अलाउ कर दें। सो हम लोगों के लिए कि क्या, हाँ भाई ट्रिप पे जाते हैं, एक्साइटेड होता है वो सब कुछ। लेकिन वो तो फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में निकला, तो उसके लिए तो कुछ चीज़ें जो ऐसी हो गई कि वो एकदम अलग ही एक्सपीरियंस होगा। बिकॉज पहले से क्या उसका स्ट्रिक एकदम रहा है माहौल, और अभी एकदम उसको थोड़ी छूट मिली, लाइक दैट। बेसिकली पर्सनैलिटी के ये 3 पार्ट को स्टडी करने में हेल्प करती है, विच इज़ आईडी, आइडेंटिटी, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है। इसमें ये खाली 3 नाम याद कर लो कि भाई किसको स्टडी करने में हेल्प करती है, पर्सनैलिटी, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। अभी बेसिकली इसमें क्या होता है साइकोडायनेमिक में, बेसिकली अपने कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड जो होती है उसके अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में कई बार चली जाती है, उसके कारण ये हो जाते हैं कॉन्शियस। और अभी ये तीनों की तीनों चीज़ें आप खाली नोट डाउन कर लो, ये क्या है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में आने वाला है, तो उसमें हम लोग समझेंगे। जब हम ब्रेन का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर वो सब कुछ समझेंगे तब हम लोग ये समझेंगे कॉन्शियस माइंड क्या है, सब कॉन्शियस माइंड क्या है, एंड अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड क्या है, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं अपना 5th टॉपिक, विच इज़ ह्यूमनिस्टिक। अभी ह्यूमनिस्टिक क्या, बेसिकली इट इज़ एन ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव मैनर। ऑप्टिमिस्टिक यानी कि क्या, जितना हो सके उतने में एकदम बेस्ट काम निकालना, ठीक है। सो उसको कहा जाता है ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि जितनी चीज़ें हैं उसमें से हम लोग क्या अपना बेस्ट आउटकम दे सकते हैं वो, और पॉजिटिव मैनर में होता है। जैसे कि अभी कोई बंदा है, ठीक है, तो अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही तो हम लोग उसको एकदम टोकरी की जगह पर उसको मेंटली हेल्प करके, नहीं भाई तू कर लेगा, तुझ में कॉन्फिडेंस है। अभी किसी को मान लो, इसका मैं अपने मैम से एग्जांपल दूँ कि भाई मेरा, अभी मेरी बात करो, अभी आप लोग सोचो कि भैया कितना मस्त बोलते हैं यार, हम लोग भी ऐसे बोल पाते, कई लोग ऐसे इंट्रोवर्ट होते हैं वो समझ सकते हैं। लेकिन अभी मेरी बात करो, जब तक मैं 10th में था और 11th में जब तक मैं आया, सो 11th स्टैंडर्ड में मेरे क्लास टीचर जननी मैम करके थे। सो जननी मैम जो है उन्होंने मेरे को इतना हेल्प किया कि भाई रूहिल तू कर सकता है। बेसिकली मुझे बोलना पसंद है, लेकिन पहले से मेरा वो ग्रुप ऐसा कुछ था नहीं। सो मेरे को प्रॉब्लम होती थी, लेकिन मेरे जो जननी मैम करके जो क्लास टीचर थे उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं तू कर सकता है। फिर उन्होंने हेल्प किया कि भाई तू पार्टिसिपेट कर, फिर तू इसमें कर सकता है। उसके उनकी मदद से मैंने अपने स्कूल में बेस्ट परफॉर्मेंस की है। फिर कई जो डिबेट कॉम्पिटिशन होते हैं, फिर स्पीच कॉम्पिटिशन होते हैं, वो सब में उन्होंने हेल्प की कि भाई तू कर सकता है, तेरे को नाम लिखाने का ये। और मैं जो अपनी बात करूँ 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में अपने स्कूल का स्टूडेंट काउंसिल मेंबर रह चुका हूँ। 11th में मैं वाइस हेड बॉय और 12th में मैं हेड बॉय रह चुका हूँ। तो 11th स्टैंडर्ड में जब नाम मैम ने कहा कि जो लोग कौन कौन खड़ा रहेगा, तो मैंने कहा कि मैम मैं नहीं रहूँगा। तो मैम ने कहा कि तू क्यों खड़ा नहीं रह सकता, तेरे में टैलेंट है तो कर सकता है।
सो उस टाइम पे उन्होंने मेरा नाम लिखा और कहा कि नहीं तू करेगा। फिर मैं उनके मोटिवेशन से मैंने पार्ट लिया और फिर मैम और सबके जो प्रिंसिपल मैम थे, हमारे कोऑर्डिनेटर्स, फिर मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने सपोर्ट किया और मैं जीत गया था इलेक्शन। सो बेसिकली क्या कि अगर पॉजिटिव मैनर में अभी मैम ने कहा होगा कि भाई तू नहीं कर सकता, कोई बात नहीं रहने दे, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया कि पॉजिटिव मैनर में मुझे मोटिवेट किया। सो मैं अपने आप को ऐसे इंप्रूव कर सका लाइक दैट। सो बेसिकली पॉजिटिव मैनर में हो सकती है। कंसिडर मैन इज स्ट्रॉन्ग, जैसे कि देखो मैंने कहा कि मेरे को स्टेज फियर था, तो मैम ने क्या कहा कि कोई बात नहीं, तू कर सकता है, तो ट्राई तो कर, मिस्टेक होगी तो क्या हुआ, हम लोग क्लासमेट है और मैं ही हूँ, तो हम लोग क्या जज करेंगे लाइक दैट। एंड एक्टिव एंड वन who stays on his norms like that. Human is completely responsible for his actions. अभी मान लो मैम ने मुझे मोटिवेट तो किया, अभी वो मोटिवेशन अगर मैं कहूँ कि मैम कह रहे कोई नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन मैम ने कहा कि चलो कुछ नहीं तो कम से कम अपने, वो अब मेरे ऊपर कि मेरे को एक्शन लेना है या फिर नहीं लेना है। सो एक्शन लिए तो फिर हम लोग सक्सेस पा सकते हैं। सी इंडिपेंडेंट विल पावर। फिर सेल्फ डेवलपमेंट डिजाइन। अभी देखो सेल्फ डेवलपमेंट डिजाइन यानी कि क्या। अभी मान लो कि मुझे कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि भाई बोलने में एकदम मैं नर्वस हो जाता हूँ। सो बेसिकली उसके लिए क्या कि मैंने यूट्यूब पे सीखा कि भाई इसको कैसा का मोटिवेशन ले सकते हैं, कैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सो कुछ थियरीज जैसे कि मिरर के सामने बोलने की थियरी है, वो सब कुछ लाइक इट। सो ये हो सेल्फ डेवलपमेंट डिजायर्स। फिर पॉजिटिव ओपिनियंस। अभी मान लो कि डिबेट ऐसा कुछ होता है या फिर आप इलोकेशन के लिए खड़े होते हो, लेकिन अभी आपको पता है कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ बच्चे ने की, लेकिन अभी मैम उसको एकदम वो डांटे, उससे अच्छा वो एकदम शांति से समझा कि बेटा आपकी ये गलती है, आप इसमें थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो, और आपने इसमें इम्प्रूव किया है। सो क्या कि एक पॉजिटिव ओपिनियन दिया तो वो क्या खुद को इम्प्रूव भी करेगा और अपना बेस्ट वर्जन दे सकता है। बेसिकली ट्राइंग टू सी राइट साइड ऑफ द ह्यूमन नेचर लाइक दैट। ठीक है, यहाँ पे अपना होता है ह्यूमनिस्टिक पार्ट खत्म। अब हम लोग बात करते हैं इसका लास्ट टॉपिक विच इज सोशियो कल्चरल। सोशियो कल्चरल में क्या आता है, बेसिकली इट्स कंसिडर सोशल एंड कल्चरल वेरिएबल्स दैट मोल्ड्स। बेसिकली इसमें क्या अपने जो कल्चरल वैल्यूज एंड जो सोशल वैल्यूज है वो सब कुछ इसमें आ जाते हैं। एंड ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, अपना ह्यूमन बिहेवियर जिस तरीके से रहता है वो आ जाता है। होल्ड्स ऑन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स, बेसिकली पोजिशन, स्टैंडर्ड्स, बिलीव्स एंड एनवायरनमेंट। ये चारों की चारों चीज़ों को समझने में सोशियो कल्चरल हमें हेल्प करता है। ठीक है, अभी हम लोग बात करें डेवलप फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। बेसिकली यहाँ पर दो जो टॉपिक्स हैं अपने, डेवलप फील्ड यानी कि जो फील्ड डेवलप हो चुकी साइकोलॉजी में वो, और जब डेवलपमेंट कर रही है वो। अभी देखो जस्ट अ सेकंड, चल रहा है प्रेजेंटेशन ओके रिकॉर्डिंग यस। सी अभी हम लोग बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल एंड साइकोमेट्रिक। अभी एक्सपेरिमेंटल एंड साइकोमेट्रिक जो फील्ड है, अभी आप लोगों का 12th स्टैंडर्ड खत्म हो जाए और अभी आपको सोच रहे हो कि इसमें स्टडी हम लोग कर सकते हैं। सो इसमें आप लोग को ये आपको रोड में पे मिल जाएगा कि कौन सी फील्ड डेवलप हो रही और कौन सी फील्ड साइकोलॉजी में है। ठीक है, अभी देखो एक्सपेरिमेंटल एंड साइकोमेट्रिक, इसमें क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट होते हैं उसके ऊपर से स्टडी होते हैं। दिस मेथड इज वैल्यूएबल एंड फंडामेंटल। ठीक है, जस्ट अ सेकंड यस हाँ। सो बेसिकली ये जो मेथड है ये हमें वैल्यूएबल एंड फंडामेंटल रहती है। बेसिकली गिव्स स्टेटस ऑफ अ साइंस टू साइकोलॉजी। बेसिकली साइंस में क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। सो एक्सपेरिमेंटल मेथड है तो ये क्या है, साइकोलॉजी एक साइंस का स्टेटस भी दे सकती है। बेसिकली इट कंडक्ट एम्पीरियल एक्सपेरिमेंट, इसमें एक्सपेरिमेंट चालू ही रहते कई भी चीज़ें, जैसे कि अपने हम लोगों ने एनिमल्स के ऊपर है, फिर अपने माइंड के ऊपर ऐसे एक्सपेरिमेंट चालू रहते टू अंडरस्टैंड सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स इश्यूज। अब एक कोई चीज़ें ऐसे सिंपल भी होते हैं और कई चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स भी होती है। ये सारे के सारे के जो एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं उसकी मदद से हमें समझने में आ जाता है कि भाई ठीक है ये प्रॉब्लम है तो इसका हम लोग इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इट इंक्लूड्स वेरिफिकेशन ऑफ थियरीज एंड लॉज। बेसिकली अपनी जो थियरीज एंड लॉज वो सब कुछ होते हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। एंड इसके जो पायोनियर्स है यानी कि इसके जो मेन अगर पिलर्स कहे तो एक तो बाइनेट है, बाइनेट एंड सीमन डेवलप इंटेलिजेंस टू मेजर। अभी बाइनेट एंड सीमन की जो स्केल है वो स्टैंडर्ड 12th में आपको आएगी। सो अभी इनका नाम है क्या, आप लोग याद करो। ये पायोनियर है एक्सपेरिमेंटल मेथड के। ठीक है, ये बेसिकली चैप्टर 10 है साइकोलॉजी का, पॉजिटिव साइकोलॉजी। इसमें इंटेलिजेंस मेजर, सॉरी चैप्टर 10 है हाँ, चैप्टर नंबर 3 है इंटेलिजेंस करके, उसके ऊपर ये इनकी थियरी जो है वो यूज़ होती है। वो आप लोग 12th स्टैंडर्ड में जब आओगे तब आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, बेसिकली इट इज़ यूजफुल इन इंडस्ट्रियल एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी।
अभी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी यानी कि क्या, जो कॉर्पोरेट लाइफ होती है, ठीक है, उसमें किस तरीके से एम्प्लॉय से काम निकाला जा सके। बेसिकली हम लोगों ने एचआर का नाम सुना था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो वो कैसे जो एम्प्लॉय उनके ऊपर वर्कलोड भी ना रहे, फिर कैसे जो अगर एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, वो काम कर रहे, सो अपना बेस्ट आउटकम निकाल के दे, और कैसे अभी उनके ऊपर बर्डन भी ना हो और काम एकदम फ्लेक्सिबल भी हो सके। फिर उनको जो अगर कुछ ऐसा लगे कि भाई अच्छा काम करे तो प्रमोशन है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है, वो सब कुछ करना। सो बेसिकली वो सब कुछ क्या एचआर का काम रहता है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। अभी एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या होता है कि ये स्कूल साइकोलॉजी भी कहा जाता है, कि अभी बच्चा है, ठीक है, तो उसको पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो ये सब कुछ आ जाता है अपने एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर, ईजियर विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट। अभी बेसिकली ये क्या है सब कुछ, अभी मान लो कि किसी के एकदम अटेंडेंस फुल रहती है, अभी जॉब हो या फिर स्कूल में, तो हम लोग उसको कुछ मोटिवेट कर सकते हैं। फिर किसी के अगर एकदम मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, कोई इंप्रूवमेंट कर रहा है, तो हम उसको भी मोटिवेट कर सकते हैं, लाइक दैट। और कंप्यूटर एंड इंटरनेट ने उसकी मदद से क्या कि सारा का सारा डेटा जो है वो एकदम हम लोग एक शीट के अंदर ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो हम लोग देखते हैं। डेवलप फील्ड जो एक्सपेरिमेंटल है, तो इसमें एक तो आप अपने आ जाता है इंटेलिजेंस, फिर प्रेजुडाइज, एप्टीट्यूड यानी कि आप कुछ आपको मैथ्स से क्वेश्चन वो सब कुछ होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट वो सब कुछ। फिर अपने अचीवमेंट्स अपने आ जाते हैं इसके अंदर, अपने इंटरेस्ट जैसे कि आपका किस में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में है, टीचिंग में है, फिर आपको पब्लिक स्पीकिंग पसंद है, वो सब कुछ आपके इंटरेस्ट। फिर आपका एटीट्यूड, एटीट्यूड यानी कि क्या, अपना बिहेवियर किसी भी सिचुएशन और किसी भी पर्सन, ये डेफिनेशन है एटीट्यूड के। एटीट्यूड मीन्स बिहेवियर ऑफ अ पर्सन टुवर्ड्स डिफरेंट सिचुएशन एंड टुवर्ड्स डिफरेंट पर्सन, लाइक दैट। एंड अपनी पर्सनालिटी, अभी किसी की पर्सनालिटी क्या खास रहती है या फिर किसी की कुछ डल रहती है, लाइक दैट, ये सब कुछ आ जाता है अपने एक्सपेरिमेंटल साइकोमेट्रिक्स के अंदर। अभी हम लोग बात करें क्लिनिकल साइकोलॉजी। यस, क्लिनिकल एंड एब्नॉर्मल काउंसलिंग। बेसिकली अगर आपको ये करना हो कोर्स, तो इसमें आप एमए कर सकते हो, विच इज़ मास्टर ऑफ आर्ट्स। अभी देखो, जैसे कि हम लोग कल्चर की बात करें, सो बेसिकली बीए के बाद, बीए में ऑप्शन आपके पास बहुत सारे रहते हैं, जैसे कि कुछ सब्जेक्ट जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, संस्कृत, फिर इकोनॉमिक्स है, फिर फिलोसॉफी, हिस्ट्री, फिर जियोग्राफी में है, फिर बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन अप्लाइड साइकोलॉजी। सो बेसिकली अगर आपको साइकोलॉजी में आगे जाके इंटरेस्ट है, तो आप साइकोलॉजी एज अ डिग्री भी यूज़ कर सकते हो। और आपको मान लो कि क्लिनिकल एंड एब नॉर्मल काउंसलिंग का स्टार्ट करने, काउंसलिंग यानी कि क्या, एक दूसरे की बात करके प्रॉब्लम सोल्व करना। और क्लिनिकल में कुछ प्रिस्क्रिप्शन है, वो सब कुछ होता है साइकोलॉजिस्ट के एंड साइकेट्रिस्ट के, उसके लिए अलग रहते हैं। साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो साइंस स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजी में अगर आपको पार्ट लेना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी या फिर मास्टर ऑफ फिलोसॉफी, एमफिल यानी कि मास्टर्स ऑफ फिलोसॉफी। बेसिकली इट इज़ एसोसिएटेड विद ट्रीटमेंट्स एंड प्रिवेंशन ऑफ अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की कि अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर डिसऑर्डर, जिसको एडीएचडी भी कहा जाता है, एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको कहा जाता है ओसीडी। अब ये जो प्रिवेंशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो उसको हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसका कैसे बेस्ट आउटकम निकाल सकते हैं, वो कौन करते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी वाले। बेसिकली फाइंड आउट कोज बिहाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। अभी कुछ डिसऑर्डर हुए तो उसके कारण पीछे का रीज़न क्या है और किस तरीके से उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, वो बेसिकली इस क्लिनिकल साइकोलॉजी में आता है। और देखो काउंसलिंग, काउंसलिंग क्या होता है, वो पॉइंट से पहले देख लेते हैं, ये पॉइंट। यस, इट गेन्स इन्फॉर्मेशन बाय स्टडी। अभी ये हम लोग क्या करते हैं कि स्टडी करते हैं किसी भी पेशेंट की, उसके मेंटल इलनेस क्या है, उसके क्या क्या सिम्टम्स प्रॉब्लम दिख रहे हैं बीमारी के, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिर उसके कॉज यानी कि वो फैक्टर्स किस कारण से उसके कॉज करे, वो सब कुछ इसमें आ जाता है। काउंसलिंग डील्स विद डे टू डे डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम एंड कन्फ्यूजन। काउंसलिंग यानी कि क्या काम करते हैं कि भाई जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, फिर कुछ सिचुएशन हो रही है, तो उसमें आप कैसे बाहर आ सकते हो, उसमें आप लोगों को ये काउंसलिंग जो है वो हेल्प करती है। अभी मान लो एग्ज़ाम में आप लोग के स्कूल में होता हो या नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। सो बेसिकली मान लो किसी के बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं या फिर कुछ किसी को कुछ शेयर करना है, सो स्कूल में कुछ पर्टिकुलर काउंसलर्स भी होते हैं कि आप उनसे बात करते हो, तो वो आपको हेल्प करते हैं उसके गाइडेंस के। फिर अपने पेरेंट्स जो है वो सबसे बड़े काउंसलर होते हैं कि भाई कोई भी प्रॉब्लम हो, मम्मी को कहा कि मम्मी ये प्रॉब्लम हो रही है, उसका फट से सॉल्यूशन। फिर काउंसलिंग में एक तो हो जाता है, अभी एग्जांपल देखो कि किसी का मान लो कि बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा था, लेकिन सडनली ऐसे डाइवोर्स हो जाता है। तो डाइवोर्स के बाद जो प्रॉब्लम हो रही है, वो एकदम बंदा एंजाइटी डिप्रेशन में चला गया है। सो उसके लिए वो क्या काउंसलिंग की हेल्प लेता है कि भाई उसको वो उसमें से बाहर आ सके, लाइक दैट।
अभी इसमें कुछ गवर्नमेंट की हेल्पलाइन से हम लोग बात करें जो कि क्लिनिकल एंड एब्नॉर्मल साइकोलॉजी में ये 1 मार्क में पूछी जाती है। सो देखो गवर्नमेंट हेल्पलाइन में एक तो है अभ्यम हेल्पलाइन विच इज़ बाय गवर्नमेंट काउंसलिंग सेंटर्स। बेसिकली गुजरात गवर्नमेंट की ये अपनी हेल्पलाइन है विच इज़ अभ्यम हेल्पलाइन। फिर है चाइल्ड हेल्पलाइन जो आप लोगों को पता है, आपके एनसीईआरटी बुक के पीछे जो नंबर लिखा होता है 1098 ऐसा कुछ होता है नंबर इसका। एंड ओल्ड एज हेल्पलाइन। अब ओल्ड एज हेल्पलाइन में क्या होता है कि बेसिकली ये सेंट्रल गवर्नमेंट के टू कैटर द साइकोलॉजिकल इश्यूज। अभी साइकोलॉजिकल इश्यूज ओल्ड एज हेल्पलाइन में क्या होता है कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि सास बहू के प्रॉब्लम होते हैं, फिर बच्चों की बनती नहीं ऐसा कुछ होते होते प्रॉब्लम। सो बेसिकली ये क्या है कि ओल्ड एज हेल्पलाइन गवर्नमेंट ने इश्यू के, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ताकि साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हो रहे हैं उसको सॉल्व किया जा सके, लाइक दैट। ठीक है, अभी हम लोग बात करें स्कूल एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। बेसिकली ये कि अपनी स्कूल्स एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, जैसे कि हमने अभी बात की कि भाई काउंसलर होते हैं वो हेल्प करते हैं कि भाई स्टूडेंट को जो डिफिकल्टी होती है वो उसको कैसे कम कर सकते हैं। अटेम्प्ट्स टू नो रीजन बिहाइंड टू इनकॉम्पिटेंसीज। अभी मान लो कोई बंदा 10th या 9th स्टैंडर्ड में आप लोग आए तो ठीक है, साथ में से कई लोग ऐसे होंगे कि भाई उनके मैथ्स में बहुत कम मार्क्स आए होंगे। अभी उसका क्या रीज़न हो सकता है कि मान लो कि भाई कोविड टाइम था तो कई लोगों के, अपन हम लोगों की बात करें तो कोविड टाइम था तो बेसिकली जो 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड में मैथ्स के जो फाउंडेशन होते हैं वो क्लियर नहीं हुए थे। और कई लोगों को अगर बात करें इसकी डिफिकल्टी का हम एग्जांपल देंगे, पर 10th स्टैंडर्ड की बात करें तो कई स्टूडेंट बच्चे होते हैं, उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है कि जो एलसीएम एंड एचसीएफ वो चीज़ें होती है कि भाई फिर नंबर जो है तो उसको इरेशनल कैसे प्रूव करना है, वो सारे के सारे जो चीज़ें होती है उसको अगर नहीं समझ में आता है बेसिकली उसका रीज़न क्या है इसकी हम लोग स्टडी किए कि भाई उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो 6, 7, 8 के जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वो सब कुछ होते हैं वही उसके क्लियर है, बेचारा 10th में कहाँ से समझे। सो उसमें शर्माने की बात नहीं, तो वो स्टूडेंट की डिफिकल्टी है तो उसको क्या कर सकते हैं भाई बेसिकली तो अपने पहले के जो कॉन्सेप्ट है वो तू क्लियर कर ले और तू आगे बढ़ सकता है। अटेम्प्ट्स टू नो रीजन बिहाइंड देयर इनकम्पिटेंसीज। यस, बेसिकली हमने बात की कि मैथ्स में कम मार्क्स आ रहे तो तू पहले के जो अपने कॉन्सेप्ट है बेसिक्स उसको क्लियर कर, बाद में 10th स्टैंडर्ड का भी साथ में कर और अपने कॉन्सेप्ट को जो है उसको भी क्लियर करता जा, तो मैथ्स में मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। Basically, it helps to develop a learning system, yes, especially for physically, mentally and different challenge। अभी देखो मेंटली भी कई बार होता है कि भाई बच्चे कि भाई मुझे मैथ्स से नफरत ही हो गई, ऐसे आप लोगों ने भी एग्जांपल देखे होंगे कि भाई उसका रीज़न क्या है मैथ्स में कि भाई एग्जांपल किसी को साइंस पसंद है, किसी को एसएस पसंद नहीं है। बेसिकली उसका क्या रीज़न कि भाई उनके जो कॉन्सेप्ट होते हैं बेसिक वही क्लियर नहीं थे। फिर कई बार फिजिकल भी होते हैं कि भाई एग्जाम में कम मार्क्स आ गए तो लोगों के कि भाई सुसाइड करना, ये सब कुछ थॉट्स आ जाना, ये सब कुछ भी होते हैं। एंड कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कि हम लोग तारे ज़मीन पर देखा था, ईशान अवस्थी वो बेचारा सीखना चाहता लेकिन उसको क्या होता था कि भाई सिमिलर लेटर्स होते हैं उसको समझने में प्रॉब्लम है, जैसे कि D and B, C and A, लाइक दैट। सो वो प्रॉब्लम है तो उसको चैलेंजेस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम लोगों ने देखा था कि जो आमिर खान सर थे उन्होंने उसको हेल्प की थी एंड वो अच्छे मार्क्स ला सका था, अच्छी स्टडीज़ में अपना इंप्रूवमेंट कर सका था। इट रेफर्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन। यस, अभी कई बार जो 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है उसमें भी अगर कई बार कुछ प्रॉब्लम ऐसे रह जाती है कि बच्चे की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है उसमें अगर कई बार प्रॉब्लम हो जाती है सो उसके कारण भी क्या होता है कि भाई जो उसकी स्टडी है उसके जो फैक्टर्स है उसको भी ये कर सकता है डिस्टर्ब। अभी हम लोग बात करें सितारे ज़मीन पर, ठीक है। सो वो मूवी में क्या हुआ ऐसा मैंने पूरा डिटेल में आइडिया, लेकिन जितना मुझे आइडिया कुछ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते, ठीक है। उसमें जो 21 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उसके कई बार डुप्लीकेट कॉपी बन जाना या फिर उस पर कुछ एकदम प्रॉब्लम हो जाना, तो उसके कारण जो उनके पे जो स्पेशल बच्चे थे तो उनको जो प्रॉब्लम हो रही तो उसके कारण हो रहे थे बिकॉज की क्रोमोसोम में कुछ मिस्टेक्स हुई थी मिसप्रिंट में, लाइक दैट। It helps in making education more effective and tries to create a balance and all over development of the child's character and personality। बेसिकली ये हर एक स्कूल को समझने की ज़रूरत है कि भाई हेल्प्स इन मेकिंग एजुकेशन मोर इफेक्टिव एंड ट्राइज टू क्रिएट अ बैलेंस एंड ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी। अभी देखो आप लोगों ने भी नोटिस किया अगर हम लोगों के साथ होता था कि जैसे ही बच्चा 9th और 10th में आ जाए तुम लोगों के पीटी के लेक्चर यानी फिजिकल एजुकेशन के लेक्चर कैंसिल, तुम लोग अब खेलने नहीं जाओगे, अब तुम लोगों का बोर्ड एग्जाम है, तुम लोग खाली पढ़ाई 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 करोगे। सो बेसिकली उसके कारण होता क्या था कि भाई एक तो बेसिकली हम लोग जानते कि भाई अगर हेल्दी माइंड चाहिए तो उसके लिए हेल्दी बॉडी भी होनी चाहिए, तो हेल्दी बॉडी क्यों नहीं हो पा रही है बिकॉज
अभी बच्चों के हम लोग खेलते हैं, अभी मान लो कि स्कूल में आप लोग बहुत पढ़ के थक गए, लेकिन वहीं पर आपको एक पी का लेक्चर मिल जाता है। सो बेसिकली जो पूरे दिन की थकान होती है वो एकदम रिलैक्स हो जाता है। सही है या नहीं है? राइट और रॉन्ग? सो बेसिकली स्कूल्स को भी ये समझने की जरूरत है कि भाई बच्चे आप लोग को अगर पढ़ा, माना कि एजुकेशन जरूरी है और एजुकेशन अपने के लिए ही करे कि भाई आप बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे तो मार्क्स आएंगे, लेकिन जो ऑल ओवर बैलेंस होना चाहिए वो भी होना चाहिए। लेकिन कई स्कूल में जैसे कि होता था कि 12th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड, अभी आप लोग ना स्पोर्ट्स डे में पार्ट लोगे, ना पी के लेक्चर्स आपके आएंगे, ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होगी, सब कुछ आप लोगों का कैंसिल। लेकिन ये चीज़ तो गलत है, लेकिन कई स्कूल्स में होता है, आज के टाइम पे भी होता है, जिसके कॉज में क्या होता है कि भाई ऑल ओवर डेवलपमेंट जो बच्चों का होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। It is also helpful for school administration, teachers, students and parents with respect to learning issues। जैसे कि हमने अभी बात की कि अगर स्कूल ये सब कुछ चीज़ें पे ध्यान देता है कि भाई इसको ये प्रॉब्लम हो तो वो उसका इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। टीचर्स भी कई बार नोटिस करके हेल्प कर सकते हैं, स्टूडेंट्स खुद का समझ के हेल्प कर सकते हैं, एंड पेरेंट्स तो कर ही सकते हैं लाइक दैट। अभी हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, विच इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, जिसको कहा जाता है HR डिपार्टमेंट। देखो बेसिकली ये क्या काम करती है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल दोनों एक ही चीज़ है। सो बेसिकली इट हेल्प्स इन रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट यानी कि क्या कि जो एम्प्लॉयज़ अगर मान इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से बेस्ट एम्प्लॉय को कैसे सिलेक्ट करना है, फिर वो एम्प्लॉय को क्या सैलरी देनी है, वो उसको क्या वर्क का देना है, वो सब कुछ वर्क कॉम्पिटेंसी वो सब कुछ इसमें हेल्प करता है। फिर साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन कि भाई उसको अगर अच्छा काम करे तो उसको हम लोग अवार्ड दे सकते, लाइक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। फिर अगर अच्छे से अपनी ईमानदारी से काम कर रहा है, पंचुअल रह रहा है, तो उसका सैलरी का कुछ हम लोग थोड़ा इंक्रीमेंट कर सकते हैं। और इस ये सारे उसकी पावर बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अभी मान लो कि नॉर्मल क्लर्क है, ठीक है, सो अच्छा काम कर रहा है तो उसका जो अपर लेवल होता है वो, फिर बहुत अच्छा काम कर रहा है अगर कोई एम्प्लॉय तो उसका हम लोग मैनेजर की पोस्ट है, या फिर कोई अलग अलग डिपार्टमेंट का स्पेशल हेड बना सकते हैं। जैसे कि कॉलेजेस होती है तो उसमें क्या होता है कि जो प्रोफेसर होते हैं वो एकदम अच्छा काम करे, ठीक है, सो उस डिपार्टमेंट को उनको हेड बना दिया जाता है लाइक दैट। और ताकि उनका एंथुसियाज्म जो है वो बना रहे। एंथुसियाज्म यानी कि आपकी मोटिवेशन उनका बना रहे कि भाई नहीं नहीं तो अच्छा कर रहा है तो तेरे को ये चीज़ तो डिजर्व करता है। बेसिकली इट प्रिवेंट्स फैटिग एंड एक्सीडेंट्स, जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो भी इसके कारण रिड्यूस कर सकते हैं। ऑल्सो वर्क टूवर्ड्स हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। जो HR यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो होता है HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि ये क्या करता है कि भाई जो काम है और उसका रिलेशन कि भाई एम्प्लॉय के ऊपर ज़्यादा बर्डन भी ना आए, ये अगर इतना अच्छा काम कर रहा है तो उसके लिए वो इसको इतनी ज़्यादा डिजर्व करता है लाइक दैट। सो ये क्या कि वर्कर एंड मैनेजमेंट को कनेक्ट करते कौन? HR डिपार्टमेंट। सिलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब इज़ वेरी असेंशियल। अभी मान लो कि अगर कोई टीचर है, ठीक है, अभी उसको एक कॉन्सेप्ट, अभी मैं किसी को जज नहीं कर रहा, लेकिन मान लो कि कई स्कूल में होता भी है कि कम सैलरी के लिए टीचर्स को एकदम अनएजुकेटेड यानी कि जो टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए वो स्किल्स अगर उनके अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ले लिया और फिर वो खाली आते हैं कि साइकोलॉजी में ये टेक्स्ट बुक पढ़ने ली, खत्म हो गया। लेकिन नहीं, सब्जेक्ट है तो उसका आपको बेसिकली एकदम प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसका अगर काम मान लो कि भाई कंप्यूटर वो सब कुछ है, और उसको आप लोग कंप्यूटर की जगह पर एकदम काम दे दो कि भाई तेरे को क्या करना है, मार्केटिंग का काम करना है, कंप्यूटर यानी कि IT डिपार्टमेंट का अगर कोई बंदा है उसको हम लोग कहेंगे कि भाई आपको क्या करना है कि जो ये क्रेडिट कार्ड वो सब कुछ है ये आपको बेचना है, फिर आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट करना है। लेकिन उसका काम तो भाई कोडिंग करना कि भाई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व कैसे करना है वो, ताकि बग्स है एंड साइबर सिक्योरिटी वो सब कुछ करे। लेकिन अभी उसको कहे कि जा जा तू क्रेडिट कार्ड बेचने जा, तो ये क्या सही होगा? नहीं। सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में HR जो होते हैं वही काम देखते हैं कि भाई जो सही बंदा है वो सही कोर्स में जाए, ठीक है। HR डिपार्टमेंट इज नेसेसरी टू सिक्योर ब्राइट एंड वोकेशनल फ्यूचर। बेसिकली हर एक स्कूल हो, कॉलेजेस यानी स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशनल साइकोलॉजी, और इंडस्ट्रियल में यानी कि अपनी हर एक कंपनी में HR की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली ये क्या कि वर्कलोड है या फिर कंपनी में कैसे बंदा काम करे, उसके लिए ये क्या करता है कि सिक्योर ब्राइट वोकेशनल फ्यूचर, यानी कि कंपनी का अच्छा फ्यूचर है जो काम किसके हाथ में? HR के हाथ में। और इसके कोर्सेज भी आप कर सकते हो, जिसकी आप देखो 12th में आप लोग अगर BBA करते हो इन HR डिपार्टमेंट तो भी कर सकते हो, या फिर मास्टर्स जो अगर आपके होते हैं, बेसिकली आर्ट्स में कई कॉलेजेस है, जैसे कि हमारी कॉलेज है उसकी बात करें
सो वो लोग क्या होता है कि मास्टर ऑफ सोशल वर्क इन एचआर भी करके आप कोर्स कर सकते हो, जिसमें आपको डायरेक्टली कंपनी में एचआर की पोस्ट मिल जाती है। अभी हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, बहुत हो गया। अभी आप लोग बात करते हैं सोशल साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी ऑफ अ पर्सनालिटी। बेसिकली सोशल साइकोलॉजी क्या है और अपनी पर्सनालिटी की साइकोलॉजी क्या है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये अंडरस्टैंड करते हैं अपने ह्यूमन बिहेवियर इन सोशल सेटिंग। अभी लोगों के साथ हम लोग किस तरह से मिलते जुलते हैं उसका समझने में ये हेल्प करती है। बेसिकली अपना एटीट्यूड क्या है, अपने फैशन सेंस क्या, कि भाई किस तरह से हम लोग स्टाइल करते हैं वो सब कुछ। जैसे कि अभी मान लो कि अभी आप मंदिर और वहाँ पर जा रहे हो, तो अभी वहाँ पे अगर आप लोग जो प्रॉपर कपड़े हैं, कि भाई अभी मान लो कि वहाँ पे जो शर्ट है पैंट है, अगर हम लोग फॉर्मल पहन के जाए तो अच्छी बात है। लेकिन अभी वहाँ पर ही वो एकदम नॉर्मल चला जाएगा, एज अ आई एम अ कूल प्रो, अगर वो शॉर्ट्स पहन के चला जाए, ये सब कुछ बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में आ जाते हैं। सो क्या वो सिविक सेंस बना है? नहीं। तो फैशन की भी चीज़ आ जाती है। फिर अपना प्रेजुडाइज, अपने पब्लिक ओपिनियन, जैसे कि बाहर अगर पब्लिक में अगर हम लोग हैं तो वहाँ पे गाली गलौज करना, ये सब कुछ क्या शोभा देता है? नहीं। जो पर्टिकुलर सिचुएशन है वो फ्रेंड सर्कल में वो सब कुछ चलता है, लेकिन पब्लिकली गाली देना, इसको ऐसे छेड़ना, वो सब कुछ नहीं शोभा देता। लाइक दैट, ये सब पब्लिक ओपिनियन, प्रोपोगेंडा। फिर अपनी फैमिली एंड ग्रुप एंड क्राउड के अपना अपना कैसा बिहेवियर रहता है वो सब कुछ आता है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे होता है सोशल साइकोलॉजी में हम लोग देखते हैं। बेसिकली ये क्या करता है, बेसिकली इट फाइंड आउट द इन्फ्लुएंसेस ऑफ फैक्टर्स। अभी देखो बेसिकली अपने सोसाइटी में क्या क्या फैक्टर्स सोशल साइकोलॉजी हेल्प करती है। एक तो सोसाइटी का कल्चर कैसा है अपना, फिर अपने हेरिटेज यानी कि पेरेंट्स और अपना माहौल कैसा रहा, कि भाई कैसे फैमिली में आप लोग बड़े हुए, कैसा आपको बिहेवियर वो सब कुछ रहा है, कैसा आपको एनवायरनमेंट मिला है, कि भाई एकदम स्ट्रेसफुल मिला है या फिर एकदम चिल, या फिर बिगड़ली बाप की औलाद। लाइक दैट, ये सारे के सारे जो फैक्टर्स है वो इसमें इमेजिन कर सकते हैं। बेसिकली देखो सेलिब्रिटी, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज, इमेज बिल्डिंग, ये सोशल साइकोलॉजी में आती है। कि कई हम लोगों ने देखा होगा कि कई पॉलिटिशियंस होते हैं वो एकदम डाउन टू अर्थ रहते हैं, कि भाई उन लोगों ने ऐसी पॉलिटिकल पर्सनालिटीज बनाई है, सेलिब्रिटीज भी है, कि कई लोग एकदम बहुत हेल्पफुल रहते हैं और एकदम शांत, और कई लोगों को तो एकदम बहुत प्राउड ही रहते हैं, कि भाई उनको एकदम कि नहीं हम ही कुछ है, लाइक दैट। सो इसके कारण क्या इमेज बिल्डिंग करते कि भाई कई अगर मान लो कि डाउन टू अर्थ है, कि भाई कितना सिंपल है, इतना सब कुछ है, फिर भी कितना ज़मीन से जुड़ा हुआ है, और कई लोग हाँ इनकी क्या बात करें। जैसे कि इसके बेस्ट एग्जांपल है अपने रतन टाटा जी। उनके पास जो टाटा इतनी बड़ी कंपनी थी, फिर भी वो डाउन टू अर्थ रहते थे। सो हम लोगों के लिए क्या हार्ट में कि नहीं रतन टाटा जी कितने अच्छे थे। एक क्या हम लोगों ने क्या एक इमेज उनकी बिल्ड हो गई कि भाई रतन टाटा जी जैसा कोई महान नहीं, महान यानी इस फैक्टर में। फिर मनमोहन सिंह जी जो अपने प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके हैं। सो बेसिकली क्या कि इनके इकोनॉमिक्स की इतनी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग थी, फिर भी उनके जो अपने कंट्री की बात करें तो 1995 में, जो भी आप लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हो, फिर एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये ला के अपनी कंट्री को कैसे आगे लाना वो सब कुछ उन्होंने स्टार्ट किया था। सो क्या कि अभी भी नाम लिया जाएगा अगर इकोनॉमिक्स एंड प्राइम मिनिस्टर में अगर बात करनी हो, तब बेस्ट एग्जाम्पल एक ले सकते हैं, एक बेस्ट नाम में मनमोहन सिंह जी का, लाइक दैट। फिर बेसिकली इसमें क्या होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, भाई अभी पर्सनालिटी कैसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं अच्छी, कई चीज़ों की ट्रेनिंग लेके, मॉडिफिकेशन, यानी कि अगर आपको कोई स्किल सीखनी है तो उसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं आप लोग। फिर मॉडिफिकेशन, अगर आप लोग का कुछ बिहेवियर में कुछ गलती हो रही है, सो इंसान आप अपनी गलती से ही सीखता है। जैसे कि अभी मेरी बात करो, सो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जब स्टार्टिंग अपने यूट्यूब की स्टार्ट की थी नवंबर मंथ में। सो नवंबर मंथ में जो जो मेरी गलतीज हो रही थी, सो वो गलतियों के कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, उस गलतियों में से क्या क्या सीख कर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, उसको क्या गलतियाँ, उसको वीक पॉइंट्स को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, और कई स्ट्रॉन्ग पॉइंट उसको कैसे हम लोग ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, वो सब कुछ हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। अब इन लाइफ स्पैन साइकोलॉजी, डेवलपमेंट साइकोलॉजी, बेसिकली अपनी ज़िंदगी है उसकी लाइफ स्पैन और डेवलपमेंट साइकोलॉजी में क्या क्या है। स्टडीज इंडिविजुअल डेवलपमेंट फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। बेसिकली ये क्या काम करती है कि बचपन से लेके बुढ़ापे तक का लोगों का क्या बिहेवियर, जैसे कि हम लोगों ने सुना था कि बच्चे बूढ़े एक समान। अभी बचपन में हम लोगों का जो बिहेवियर है वही क्या ज़रूरी है कि वह अपनी जवानी में होगा? नहीं। क्या वही ज़रूरी है कि अपने टीनेज में होगा? नहीं। क्या वही ज़रूरी है जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे ज़रूरी होगा? नहीं। सो अपने हर एक के कहीं ना कहीं कुछ टाइम पे ऐसे जो बिहेवियर होते हैं वो स्टडी करने में हेल्प करती है हमें डेवलपमेंटल साइकोलॉजी ऑफ द लाइफ स्पैन। बेसिकली ये क्या करती है, कंसिडर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऑन वेरियस डिफिकल्टीज। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है। अभी जो प्रॉब्लम हो रही है उस प्रॉब्लम को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं उसके बारे में ये हेल्प करती है हमें। ठीक है, अभी ये हो गए अपने डेवलपिंग फील्ड्स
कि हम यस डेवलप फील्ड, ये फील्ड जो है हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल साइकोमेट्रिक, फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी, फिर स्कूल एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी एंड लाइफ स्पैन डेवलपमेंट साइकोलॉजी, ये सारी की सारी चीज़ें तो भाई इसमें अच्छा लोग कर ही रहे हैं। ये फील्ड डेवलप्ड हो चुके। अभी कुछ ऐसी फील्ड्स भी है जो डेवलपिंग कर रही है, विच इज़ नंबर वन, विच इज़ कॉग्निटिव फील्ड, स्टडीज मेंटल एंड कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। बेसिकली ये फील्ड क्या करती है कि अपने मेंटल प्रोसेसेस से एंड कॉग्निटिव जो बिहेवियर अपने होते हैं, वो ये सब कुछ कॉग्निटिव क्या है वो हम लोग जानेंगे, डोंट वरी। सो ये इसको स्टडी करने में हेल्प करें। बेसिकली इसके अंदर आज क्या आ रहा है, सेंसेशन, अटेंशन। सेंसेशन यानी कि अपने जो सेंसरी ऑर्गन से कैसे हम लोग काम करते हैं वो, कैसे अपने बॉडी से रिएक्ट करते हैं वो। फिर अटेंशन, कोई भी चीज़ पे हम कैसे फोकस करते हैं वो। फिर कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी चीज़ है तो उसमें अपने थॉट्स, अपने विचार क्या रहते हैं वो। कोई बंदा है तो वो किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो। फिर परसेप्शन यानी कि अटेंशन एंड सेंसेशन का कॉम्बिनेशन। फिर कोई बंदा है, ठीक है, वो किस तरीके से डिसीजन ले रहा है कोई प्रॉब्लम का वो। फिर किस तरीके से उसकी लॉजिक है, वो किस तरीके से सोचता है। और कोई प्रॉब्लम है तो उसको किस तरीके से क्रिएटिव वे में वो सॉल्व कर रहा है, ये सब कुछ आता है अपनी कॉग्निटिव में, ठीक है। ये एक अभी डेवलपिंग फील्ड चल रही है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी में क्या आता है, प्रिवेंशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। बेसिकली अपनी हेल्थ साइकोलॉजी में क्या होता है कि फिजिकल एंड मेंटल दोनों हेल्दी होना ज़रूरी है। अभी आप मान लो कि फिजिकली एकदम हेल्दी हो और मेंटली एकदम कमज़ोर हो तो ज़रूरी है, या फिर उल्टा है, मेंटली एकदम स्ट्रांग हो और फिजिकली कमज़ोर हो तो चलेगा नहीं। बेसिकली जो कॉम्बिनेशन है उसके लिए हेल्थ साइकोलॉजी यूज़ होती है। अडॉप्शन ऑफ फिजिकल एंड मेंटली हेल्थी लाइफ, जनरेट अवेयरनेस अबाउट हैसल फ्री एडिक्शन, फ्री लाइफस्टाइल एक्सेट्रा। अभी कुछ वर्ड्स हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। बेसिकली कई लोगों को कुछ एडिक्शंस होते हैं जो उनके लिए नुकसानदायक, उनको पता भी होता है। आप लोग समझ सकते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कई एडिक्शन ऐसे होते हैं कि भाई जो नुकसान करते हैं, लेकिन वो एडिक्शन को कैसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। अभी मान लो किसी को ग्रुप एडिक्शन में, अगर मान लो किसी को सिगरेट पीने की होता है कई जगह पर कि भाई लोगों ने फोर्स किया, या फिर एक पैक चल, अभी अभी तो नहीं 11-12 आप लोग छोटे हो, लेकिन कई आगे चल के होता है कि एम्प्लॉयज में कि यार स्ट्रेस हो रहा है, चल एक सुट्टा मार ले, ऐसा होता है कई जगह पर, सुट्टा ब्रेक लाइक दैट। वो एडिक्शन है तो उसमें से अगर एडिक्शन अच्छी चीज़ नहीं है, पता है कि भाई ये अपने को नुकसान करता है, लेकिन फिर भी वो एडिक्शन को रिड्यूस नहीं करते, उनकी गलती है। सो एडिक्शन को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं और अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, वो आता है हेल्थ साइकोलॉजी में। फिर नंबर 3 है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे मैंने हार्दिक पांड्या और विराट कोहली की फोटोज क्यों लगाई। तो सबसे पहले देखो, स्पोर्ट्स रिलेटेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम, फिजिकली फिट इक्वल्स टू साइकोलॉजिकल फिट, ये तो है इसकी मेन बात कि अगर बंदा फिजिकली फिट है वो भी ज़रूरी है और साइकोलॉजिकली भी फिट होना भी ज़रूरी है। अभी पहले मेन एम की बात करें, बाद में इन दोनों की हम लोग बात करें आइकन्स के। देखो मेन एम क्या है कि टू मेक्स अ प्लेयर मेंटली फोकस, यस। अभी प्लेयर को मेंटली फोकस होना भी ज़रूरी है उसका। अब टू प्रिपेयर देम फॉर अ न्यू रिकॉर्ड, टू ट्रेन देम टू बी ए कंसिस्टेंट। अभी देखो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हार्दिक पांड्या जी की। अभी आप लोगों ने बीच में सुना होगा कि हार्दिक पांड्या जो है उनके डाइवोर्स की बातें हो रही थी, ऐसा सब कुछ आप लोगों ने सुना होगा। सो ये कुछ रियल भी है या फिर फेक, वो आप सभी लोग जानते हो। सो बेसिकली उसके कारण क्या कि उनके अगर रिलेशन में भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, सो उनकी जो ये प्रॉब्लम हो रही है उसका क्या रीज़न कि भाई ये जो उनकी प्रॉब्लम्स हो रही है उसका जो रिजल्ट है वो अपने क्रिकेट अगर खेल रहे अपने I-20 हो या T20 जो होते क्रिकेट्स में, या फिर कोई पर्टिकुलर टीम से खेल रहे हो, सो वो क्या कि जो उनके अंदर जो अच्छी स्टेमिना और अच्छे से जो खेल रहे हैं, सो वो क्या अफेक्ट होगा बिकॉज वो मेंटली प्रॉब्लम में चल रहे हैं बिकॉज उनका रिलेशनशिप के कारण। सो क्या होगा कि मेंटली उनका स्ट्रांग होना भी जरूरत है। उसके लिए क्या होती है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ये फिजिकल एंड मेंटली फोकस पर फोकस करती है। टू प्रिपेयर देम फॉर न्यू रिकॉर्ड, आरसीबी जो इस साल ट्रॉफी जीत रही कितने सालों के बाद, आई थिंक 18 या 19 सालों के बाद, जो आप लोग क्रिकेट फैन आप लोग ज़्यादा जानते हैं मुझसे। सो आरसीबी की बात करें कि इतने सालों से विराट कोहली सर का हम लोग धन्य कहते हैं कि भाई इतने सालों से एकदम कंसिस्टेंट रहना कि भाई हर एक इस साल कप नाम दे, लेकिन कई बार तो मीम भी बन चुके कि भाई आरसीबी को कभी ट्रॉफी जीतता ही नहीं है। लेकिन लोगों के ऐसे ट्रोल होना, फिर उनको अच्छे ऑफर आना, फिर भी नहीं पाई,
उस टीम के साथ कंसिस्टेंट रहना, कोई बात नहीं। जब तक मैं क्रिकेट में रहूँगा, मैं आरसीबी के लिए खेलूँगा। अभी जैसे कि अभी ये कितने 18 और 19 ईयर्स हुए और आरसीबी अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ट्रॉफी जीती है। सो वो क्या कि मेंटली इन दोनों को फोकस करना कि भाई अभी कोई बात नहीं, मेरी अगर रिलेशन प्रॉब्लम हो रही तो भी मेरे को क्रिकेट जो अपना गेम है, जो मेरे फैंस है वो सब कुछ है, उनके लिए कंपल्सरी रखना ही पड़ेगा। एंड आरसीबी जो लोगों का सपोर्ट है कि भाई नहीं, मैं दूसरी टीम में नहीं जाऊँगा, मैं खेलूँगा तो आरसीबी के लिए ही और आरसीबी को जिता के दिखाऊँगा, लाइक दैट। सो ये दो एग्जांपल हो गए इसके स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के। अभी हम लोग बात करते हैं एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी क्या करता है? एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल सोशल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बिहेवियर। जो अपना फिजिकल सोशल एनवायरनमेंट यानी कि अपना कलीग्स के साथ कैसा ग्रुप है और अपना कैसा बिहेवियर है, ये सब कुछ एनवायरनमेंट के आ जाता है। बेसिकली इसका एम क्या रहता है? टू कंजर्व एनवायरनमेंट, जो अपना पर्यावरण यानी कि जो ग्रुप वाला एनवायरनमेंट एंड जो अपना नेचर वाला एनवायरनमेंट है, वो समझने में एनवायरमेंटल साइकोलॉजी यूज होती है। सॉरी, यस। सो बेसिकली ये कंजर्व एनवायरनमेंट को करती है। वर्क्स एट द गवर्नमेंट लेवल एंड एट एन इंडस्ट्रियल हाउसेज। बेसिकली ये क्या कि गवर्नमेंट लेवल पर भी काम होते हैं और अपने घर के लेवल पर भी काम करते हैं। बेसिकली ये लोग क्या करते हैं? डील्स करते हैं नेचुरल एंड ह्यूमन मेड प्रॉब्लम इश्यूज लाइक पॉल्यूशन, डिजास्टर, पोवर्टी, पॉपुलेशन डेंसिटी, अनएम्प्लॉयमेंट। अभी हम लोग बात करें कुछ चीज़ें, जैसे कि देखो पॉल्यूशन है वो ह्यूमन मेड है। फिर जो नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं वो भी अपने इंसानों के कुछ कारण के वजह से हो रहे हैं। फिर एकदम से फ्लड आ जाना, ये नेचुरल चीज़ें वो सब कुछ है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। या फिर कुछ ह्यूमन मेड प्रॉब्लम होती है जिसकी, जैसे बहुत पॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं तो उसके जगह पर अगर हम सभी लोग व्हीकल यूज़ करें, जैसे आप पब्लिक व्हीकल का यूज़ कर सकते हैं। फिर पोवर्टी, पोवर्टी क्यों बढ़ी है? बिकॉज ऑफ द सब सभी जड़ की एक ही रीज़न, पॉपुलेशन। अभी पॉपुलेशन को अगर हम लोग कंट्रोल करें तो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता, कुछ भी कंट्रोल हो सकता है, लाइक दैट। सो यहाँ पे होता है अपना एनवायरमेंट साइकोलॉजिकल खत्म। अभी हम लोग बात करते हैं, जस्ट अ सेकंड, यस। अभी हम लोग बात करें इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक विच इज़ फॉरेंसिक साइकोलॉजी। फॉरेंसिक साइकोलॉजी बेसिकली क्या करता है कि जो क्राइम केसेस होते हैं, सो क्राइम चैलेंजेस को कैसे सॉल्व करना है, वो आप लोगों ने जो क्राइम पेट्रोल सब कुछ देखा होगा तो आपको आइडिया होगा कि फॉरेंसिक साइकोलॉजी में जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके आगे से सच निकालना, वो सब कुछ बेसिकली ये क्या करते हैं? टू स्ट्रो ट्राइज टू सॉल्व क्राइम चैलेंजेस, जो क्राइम के चैलेंजेस होते हैं वो सॉल्व करने में हेल्प करता है। क्रिमिनल एग्जामिनेशन थ्रू मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च बेस्ड टूल्स। अभी देखो क्राइम पेट्रोल के सीन वो सब कुछ आप लोगों ने देखा होगा कि फिर कैमरा है, फिर माइक्रोफोन्स है और कुछ मशीन जैसे कि लाइट डिटेक्टर मशीन ऐसा कुछ होते हैं। सो बेसिकली ये सब कुछ यूज़ होता है जिसके कारण क्या कि भाई किस कारण से, उसके रीज़न कि भाई किस कारण से उसने गुनाह किया था, इसके पीछे किसका हाथ, कौन सर्कमस्टेंसेस थे और ऐसा क्यों किया, इससे उसकी सिचुएशन क्या थी। ये सारे की सारी चीज़ें जो है फॉरेंसिक साइकोलॉजी में हम लोग समझते हैं। और बहुत सारी आगे बहुत फॉरेंसिक साइकोलॉजी में है, जो सीआईडी आप लोग देखते हो, एसीबी प्रद्युमन जी, जो कौन है फॉरेंसिक साइकोलॉजी में एक्सपर्ट है। और 1 मार्क का क्वेश्चन, फर्स्ट फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया विच इज़ लोकेटेड एट गांधीनगर गुजरात। जो फर्स्ट फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी जो अपने इंडिया में बनी है वो कहाँ पर लॉन्च हुआ? आई मीन लोकेटेड है गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। सो डेट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आप लोगों को क्लास 11 की साइकोलॉजी पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा। आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है साइकोलॉजी के वो क्लियर हो गए होंगे। लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड हैव अ सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपको कोई भी चीज़ की हेल्प चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आपका बड़ा भाई आपके साथ हमेशा है। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक्स एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक सावधान रहे, सतर्क रहे। ये हम लोगों ने फॉरेंसिक पढ़ा है तो इसीलिए। ओके चलो मिलते हैं बहुत जल्द। टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू।